दुनिया के आखिरी किनारे पे एक ऐसा किंगडम है जो जहरीली धुंध से छुपा हुआ है, जहाँ मॉन्स्टर्स रहते हैं जो कभी इंसानों पे राज किया करते थे और उन्हें खा जाते थे। अब एक छोटी सी लड़की सारी को उस जगह लाया जाता है जहाँ उसे किंग के सामने सेक्रीफाइस के तौर पे पेश किया जाता है। चांसलर एनाबिस कहता है कि ये लड़की बहुत वीक है और इसे खाने का कोई फायदा नहीं, और वो सजेस्ट करता है कि इसे सीधा फाड़ दिया जाए, लेकिन लड़की उसे बीच में ही रोक देती है। वो उसे गाली देती है और कहती है कि वो खाने के लायक है। दोनों आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, लेकिन किंग को वो लड़की बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। अब वो एनाबिस को वहां से जाने का ऑर्डर करता है। अब वो लड़की के साथ अकेला रह जाता है, जो उसे गुस्से वाला किंग कहती है और उसे वार्न करती है कि इस एटीट्यूड के साथ वो एक दिन अकेला रह जाएगा। उसके साथ आए लोग उसे कहते हैं कि वो किंग से अपोलोजाइज करे, लेकिन किंग उसके पास आता है और कहता है कि उससे पहले जितने भी सेक्रीफाइसेस आए सब डर के मारे कांप रहे थे, इसीलिए वो नहीं मानता कि लड़की उससे नहीं डरती। वो उसे कहता है कि अपनी जान की भीख मांगो। जब वो उसके सर को पकड़ लेता है, लेकिन लड़की उसके हाथ को छू के कहती है कि वो बहुत सॉफ्ट है। लड़की कहती है कि उसका ना कोई घर है और ना ही कोई फैमिली, इसलिए उसे खाए जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात किंग को और भी क्यूरियस कर देती है और वो उसका नाम पूछता है। तब लड़की अपना नाम सारी बताती है। किंग उसे बताता है कि सेक्रीफाइस का रिचुअल अगले दिन होगा जब धुंध हट जाएगी, और तब तक वो उसे अपने पास रखेगा, देखने के लिए कि उसका ये एटीट्यूड कब तक रहता है। इसके बाद मॉन्स्टर्स हैरान हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि सारी तो किंग से डरे बगैर महल में घूम रही है। ऑफिशियल्स गुस्सा होते हैं और एनाबिस से पूछते हैं कि क्या किंग एक इंसान को पेट बना के रखेगा। वो याद दिलाते हैं कि 100 साल पहले ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स के बीच पीस हुआ था, लेकिन कंडीशन ये थी कि ह्यूमन सेक्रीफाइस भेजते रहेंगे ताकि ये दिखाया जा सके कि दोनों बराबर नहीं हैं। सारी खिड़की के पास खड़ी होती है जब किंग उसे पकड़ लेता है और कहता है कि उसे उसके रूम से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। वो उसे उठा के वापस ले जाता है। सारी कहती है कि उसका रूम बहुत बोरिंग है और वहाँ फूल होने चाहिए, लेकिन किंग कहता है कि उसे फूल पसंद नहीं और वहाँ फूल उगते भी नहीं है क्योंकि हर जगह धुंध है। किंग उसे वार्न करता है कि अगर दूसरे मॉन्स्टर्स ने उसे देख लिया तो उसे मार देंगे, इसलिए उसे वही करना होगा जो वो कहता है। इससे सारी को लगता है कि किंग उसकी फिक्र कर रहा है। किंग उसका गला पकड़ के उसे वार्न करता है, लेकिन सारी फिर भी नहीं डरती और कहती है कि उसने उससे भी ज्यादा डरावना कुछ और देखा है। फ्लैशबैक में सारी को पता चलता है कि उसके नाम का मतलब ही सेक्रीफाइस है। वो अपने पेरेंट्स के पास जाती है क्योंकि नेक्स्ट सेक्रीफाइस उसके गांव से जाना था, लेकिन वो उन्हें बात करते सुन लेती है कि उन्होंने उसे सिर्फ सेक्रीफाइस के लिए पाला था। उसके पेरेंट्स उसे देखते हैं, उनकी आंखों में डर होता है और सारी आज तक उन आंखों का डर याद रखती है। वो किंग से कहती है कि उसकी आंखें उनसे अलग हैं, इसलिए वो उससे नहीं डरती। ये सुन के किंग को उस पर थोड़ा तरस आता है। वो दोनों एक पुराने शहर जाते हैं जो 100 साल पहले वॉर में बर्बाद हो गया था। किंग बताता है कि वहाँ एक लॉलेस एरिया है जहाँ मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस के बीच प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। उसका काम है कि वो इस सब को रोके। सारी को वहाँ फूल दिखते हैं और किंग बताता है कि वहाँ धुंध कम है, इसलिए सिर्फ वहीं फूल उगते हैं। सारी फूल तोड़ के किंग के सर पे रख देती है और कहती है वो क्यूट लग रहा है, लेकिन किंग उसे हटा देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो मजाक उड़ा रही है। सारी कहती है वो सिर्फ उसे खुश देखना चाहती है। फिर बहुत तेज तूफान आता है और किंग उसे वापस रूम में ले जाता है। बिजली चमकती है और सारी डर जाती है क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स की आंखें याद आती हैं। किंग उसे अपनी पूंछ से कवर करता है ताकि वो ना डरे। सारी कहती है कि अब उसे डर नहीं लगता क्योंकि किंग बहुत वार्म है और उसे स्ट्रांग बनने की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। रेवलेशन की रात सारी को सेक्रीफाइस के लिए तैयार किया जाता है। वो खुश होती है कि उसे इतने खूबसूरत कपड़े पहनने को मिले जैसे वेडिंग ड्रेस हो। एनाबिस उसे ऑल्टर तक ले जाता है जहां वो किंग का इंतजार करेगी, लेकिन एक लिजर्ड मॉन्स्टर उसे अटैक कर देता है जो किंग को हटा के पावर लेना चाहता है। वो सारी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक क्लॉक्ड आदमी उसे रोक लेता है और उसका अटैक ब्लॉक करता है। दोनों के बीच फाइट होती है और वो आदमी उस मॉन्स्टर को हरा देता है। सारी समझ आती है कि वो किंग है, लेकिन वो कहता है कि वो किंग नहीं बल्कि हाफ ह्यूमन है। वो बताता है कि रेवलेशन की रात वो इंसान बन जाता है, इसलिए उसे छुपना पड़ता है। वो खुद को वीक समझता है, लेकिन सारी कहती है कि वो वीक नहीं है। सारी को पता चलता है कि उसने कभी सेक्रीफाइसेस को नहीं खाया बल्कि अपना ही खून यूज करता था ताकि सबको लगे कि सेक्रीफाइस हो गया। सारी कहती है कि कोई वीक इंसान ऐसा नहीं कर सकता। वो कहती है कि वो उसके लिए सेक्रीफाइस बनना चाहती है और घर वापस नहीं जाना चाहती।
किंग उसे गले लगा लेता है। अगले दिन किंग सबको बताता है कि सारी उसकी क्वीन बनेगी। उसके सब्जेक्ट्स खुश नहीं होते, लेकिन किंग सबको चुप करा देता है। सारी उसे एक नाम देती है जिसका मतलब ब्रेव हार्ट होता है, इसलिए किंग को यह नाम बहुत अच्छा लगता है। बाद में 2 ऑफिशियल्स उसे कहते हैं कि क्वीन किसी नोबल फैमिली से होनी चाहिए, लेकिन किंग उन्हें डरा देता है। सारी फिर महल में घूम रही होती है और लोग उसे वार्न करते हैं कि किंग गुस्सा होगा, लेकिन वो कहती है कि वो नहीं डरती क्योंकि वो जानती है कि किंग असल में अच्छा है। किंग आता है और उसे उठा के वापस रूम में ले जाता है और कहता है कि चुपचाप वेट करो, लेकिन सारी उसे हेल्प करना चाहती थी, तो वो उसे बैंक्वेट में जाने के लिए कहता है जहां नोबल्स आएंगे। किंग कहता है कि ये आइडिया उसके ऑफिशियल्स का था ताकि वो अपना डिसीजन बदल दे। शाम को किंग रूम में आता है और देखता है कि सारी सो रही है। वो उसे उठाता है, वो जाके उससे अपोलोजाइज करती है। किंग देखता है कि उसकी गोद में बहुत सारे फूल हैं। वो बताती है कि वो आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं जो उसने बनाए हैं ताकि किंग रिलैक्स फील करे। किंग कहता है कि उसे फूल पसंद नहीं, लेकिन आर्टिफिशियल फ्लावर्स उसी जैसे हैं, क्योंकि वो भी तो एक झूठ है जिसके पास छुपाने के लिए बहुत कुछ है। सारी कहती है कि इस सबसे फर्क नहीं पड़ता कि चीज असली है या नहीं, जब तक वो दिल को छू सके। वो कहती है कि किंग बीज जैसा है जो फूल पे आती है, क्योंकि वो मेहनती और जेंटल होती हैं, चाहे देखने में डरावनी ही क्यों ना हो। वो कहती है कि किंग फेक नहीं है, वो उसी जैसा बनना चाहती है। फिर वो सो जाती है। बाद में अलग अलग जगह से गेस्ट आते हैं। एनाबस सारी को कहता है कि वो ठीक से बिहेव करे क्योंकि वो किंग के लिए प्रॉब्लम है। सभी लोग न्यू क्वीन को देखना चाहते हैं। किंग आता है और सब लोग शॉक हो जाते हैं जब वो सारी को देखते हैं। उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो एक ह्यूमन है। किंग सबको चुप करने के लिए कहता है और सारी अपना सर ऊंचा रखती है जैसा कि किंग ने उसे कहा था। वो थ्रोन पे बैठती है, लेकिन सारी देखती है कि सब उसे घूर रहे हैं। फिर वो खड़ी होती है और एक गेस्ट को खाना सर्व करती है। सब हैरान हो जाते हैं। गेस्ट खाना टेस्ट करता है और कहता है कि ये तो बहुत टेस्टी है, और फिर सब लोग एंजॉय करने लगते हैं। सारी किचन में जाती है ताकि खाना सर्व करने में मदद कर सके, लेकिन वहां उसे कुछ मॉन्स्टर्स मिलते हैं जो उसे अंदर नहीं आने देना चाहते थे क्योंकि वो एक ह्यूमन है। सैन क्लॉप्स उन्हें बताता है कि वो क्वीन है, तो उनका हेड शेफ उसे अंदर आने देता है। वो किचन से खाना लेती है और टेबल साफ करने में भी मदद करती है, लेकिन एक मॉन्स्टर को अभी भी उस पे डाउट था। सारी को एक अजीब वाइन दिखती है जो एक ट्रेडिंग सिटी से गिफ्ट के तौर पे आई थी। वो उसे किंग के पास ले जाती है, लेकिन मॉन्स्टर अपनी टेल यूज करके उसे गिरा देता है। वो गलती से वाइन किंग पे गिरा देती है और मॉन्स्टर उसे ब्लेम करता है कि उसने जानबूझ के ये सब किया। गेस्ट उसे घूरने लगते हैं, लेकिन किंग उसका चेहरा लिक करता है और कूल बिहेव करता है। वो उस मॉन्स्टर की टेल पकड़ लेता है। किंग समझ गया था कि उसी ने सारी को गिराया है। वो उसे याद दिलाता है कि सारी उसकी क्वीन है। वो अपने क्लॉथ से उसे मारने की धमकी देता है, लेकिन सारी उसे रोक देती है। सारी की वजह से किंग उसे कुछ नहीं कहता। वो उस मॉन्स्टर से कहता है कि अब तुम सारी जिंदगी क्वीन को थैंक्स बोलोगे। बैंक्वेट के बाद सारी सोचती है कि क्या हुआ था, तभी फ्लोर अचानक उसके इर्द गिर्द ग्लो करने लगता है। किंग वहां आ जाता है। वो उसे पकड़ लेती है जब एक होली बीस्ट जिसका नाम गैबर है उन्हें हवा में ले जाता है। वो कैसल से दूर उड़ने लगते हैं और किंग सोचता है कि ऊपर की ठंडी हवा उसे बहुत अच्छा फील कराएगी। सारी को सुकून मिलता है क्योंकि उसे लगा था कि किंग उसे छोड़ देगा, क्योंकि वो खुद को बोझ समझ रही थी। अब वो जमीन पे उतरते हैं और किंग उसे फूल कहता है। वो बताता है कि वो अब उसका हिस्सा है, इसलिए वो उसे छोड़ नहीं सकता। वो परेशान होती है कि कहीं उस वाले मॉन्स्टर की तरह कोई दूसरा मॉन्स्टर उसे नुकसान न पहुंचाए, लेकिन किंग कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो वो उसे बचा लेगा। किंग कहता है कि वो एक झूठा किंग है और ये बोझ उठाना बहुत भारी है। सिर्फ उसके पास रह के ही वो आज़ादी महसूस करता है। किंग यहाँ तक कहता है कि वो उसके साथ रहकर एक बेहतर किंग बन सकता है, इसलिए वो चाहता है कि सारी हमेशा उसके साथ रहे। सारी मॉन्स्टर किंगडम ऑफ उसारो के बारे में रिसर्च करती है। उसे लगता है कि उसे ये सब कुछ सीखना चाहिए, लेकिन उसे ये सब समझने में मुश्किल हो रही होती है। एनाबस मजबूरन उसे सिखाने के लिए मान जाता है क्योंकि किंग ने ऑर्डर दिया है, लेकिन वो समझता है कि बस वो अपना टाइम जाया कर रहा है, इसलिए वो अपनी दूसरी ड्यूटीज पे वापस चला जाता है। सारी बाहर जाती है। किंग भी उसके साथ था जिसने अपने आप को डिस्गाइज कर लिया था। उसका ये अजीब डिस्गाइज देख के सारी हंस पड़ती है क्योंकि वो बहुत सस्पिशियस लग रहा है। वो एक बिजी स्ट्रीट पे चलते हैं जहां वो देखती है कि नॉर्मल बीस्ट कैसे जिंदगी गुजारती है और सोचती है कि वो ह्यूमन से ज्यादा डिफरेंट नहीं है। वो एक बेकरी देखती है और खुश होती है कि वहां पे ब्रेड भी है। वो कहती है कि पैलेस में ब्रेड नहीं है। बेकर की फैमिली ये सुन के शक करती है, लेकिन बेकर कहता है कि किंग कभी इतना शेडी डिस्गाइज नहीं पहनेगा। हमें पता चलता है कि पिछले किंग के दौर में रॉयल्स और अरिस्टोक्रेट्स ने सारी रेयर चीजें ले ली थी, लेकिन करंट किंग को ना डेलिकेसीज का शौक है और ना ही फैंसी डेकोरेशन का, जो उनकी बेकरी के लिए अच्छा है। वो कुछ ब्रेड खरीदते हैं और सारी किंग को खिलाती है, लेकिन वो कहता है कि ये कुछ खास नहीं है।
जब वो ब्रेड खा रहे होते हैं, सारी एक छोटे मॉन्स्टर बच्चे बोलस को रोते हुए सुनती है क्योंकि वो अपनी माँ से बिछड़ गया था। वो उसकी हेल्प करती है और उसकी माँ को ढूंढती है, लेकिन चलते हुए सारी को अचानक चक्कर आने लगते हैं तो किंग उसे पकड़ लेता है। तो किंग उसे सहारा देता है और बोलस को उससे ले लेता है। बोलस रोता रहता है और सारी उसे तसल्ली देती है कि वो उसकी मॉम को ढूंढ लेंगे। आखिर उसकी मॉम उसे देख लेती है और सारी को थैंक्स बोलती है, लेकिन अचानक सारी का डिस्गाइज गिर जाता है और उसका ह्यूमन चेहरा सबको नजर आ जाता है। बोलस की मॉम अचानक हॉस्टाइल हो जाती है। वो कहती है कि उसके बच्चे को हाथ ना लगाओ और बाकी मॉन्स्टर्स भी सिर्फ इसीलिए बुरी बातें करने लगते हैं क्योंकि वो एक ह्यूमन है। वो लोग उस पर पत्थर फेंकते हैं तो किंग अपनी ऑरा रिलीज करता है जिससे उनकी नजर धुंधली हो जाती है और वो सारी को लेके गायब हो जाता है। वो पैलेस वापस आते हैं जहां एनाबस उसे बताता है कि सिटी में एक ह्यूमन देखा गया है, लेकिन वो इस रिपोर्ट को इग्नोर कर देता है और बाकी रिक्वेस्ट को भी। सारी उस परेशानी के लिए अपोलोजाइज करती है जो उसकी वजह से हुई। वो कहती है कि उसने लोगों को डरा दिया। वो नोट करती है कि बिल्कुल वैसा ही है जैसे ह्यूमन बीस्ट के साथ रिएक्ट करते हैं और कहती है कि दोनों रेसेस के दरमियान जंग की हिस्ट्री है, लेकिन वो मानती है कि दोनों कन्फ्लिक्ट पसंद नहीं करते। किंग उससे माफी मांगता है कि उसने उसे डेंजर में डाला। वो कहता है कि उसे अपनी गार्ड डाउन नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो ये भी मानता है कि उसने उसके साथ बहुत एंजॉय किया। सारी कहती है कि वो अपोलोजाइज ना करे। वो उसे हक करती है और कहती है कि उसने भी बहुत एंजॉय किया, लेकिन फिर अचानक वो बेहोश हो जाती है। एनाबस एक प्रीस्ट से बात कर रहा होता है जो बताता है कि सारी की हेल्थ बहुत खराब हो रही है मास्थमा की वजह से, और ये उसकी मौत की वजह भी बन सकता है। सारी किंग से कहती है कि वो उसकी फिक्र ना करे, लेकिन किंग जानता है कि वो किंगडम में नहीं रह सकती। बाद में वो एक बेड पे उठती है। अपने ऊपर नीला आसमान देख के समझ जाती है कि दोबारा ह्यूमंस के बीच आ गई है। एक डॉक्टर उसके पास आता है। वो बताता है कि वो उसकी क्लिनिक में है। उसे पता चलता है कि माइस्थमा पॉइजनिंग की वजह से उसे यहाँ लाया गया, इसलिए वो समझते हैं कि वो बॉर्डर से आई होगी जहाँ से हवा माइस्थमा उन तक लाती है। वो उसे एम्ब्रियोसिया फ्रूट से बनी मेडिसिन देते हैं जो उसकी बॉडी से माइस्थमा को साफ करेगी। असिस्टेंट बताता है कि कोई उसे 3 दिन पहले क्लिनिक के बाहर बेहोश छोड़ गया था और उसके ट्रीटमेंट के लिए काफी पैसे भी दिए गए, साथ ही एक नोट भी। सारी उस नोट को देखती है तो वो रॉयल सील पहचान लेती है, लेकिन वो उसे पढ़ नहीं पाती क्योंकि वो बीस्ट लैंग्वेज में लिखा है। फिर भी वो समझ जाती है कि किंग ने उसकी जान बचाई। इसके बाद सारी क्लिनिक में मदद करती है, जबकि असिस्टेंट उसे वार्न करता है कि वो अपने आप को ज्यादा फोर्स ना करे क्योंकि वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई। वो शहर में सुकून से रहने लगती है और असिस्टेंट उसकी परफॉर्मेंस से खुश होता है। वो कहता है कि वो उनके साथ रह सकती है। सारी किंग के पास वापस जाने का सोचती है, लेकिन वो जानती है कि वो वहां नहीं रह सकती क्योंकि वो सिर्फ किंग को परेशान करेगी। गांव वाले उसके बारे में बात करने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो उस गांव से आई है जहां से सेक्रीफाइस भेजा जाता है। वो उससे दूर रहने लगते हैं और उसके पीछे बातें करते हैं। वो ये सब नोटिस करती है। उसे याद आता है कि मॉन्स्टर्स ने भी उसके साथ ऐसा ही किया था, तो वो क्लिनिक की तरफ भागती है, लेकिन वहां पहुंच के देखती है कि क्लिनिक पे हमला हो चुका है। डॉक्टर उसे कहता है कि वो वहां से चली जाए क्योंकि लोग समझते हैं कि वो एक भागी हुई सेक्रीफाइस है। उन्हें डर है कि बीस्ट किंग उसे ढूंढते हुए इस शहर को तबाह कर देगा। वो अकेली भटकने लगती है, जानती है कि उसके पास कहीं जाने की जगह नहीं, तो वो रोने लगती है और क्लिफ से गिरने वाली होती है, लेकिन किंग अपनी ह्यूमन फॉर्म में आके उसे वक्त पे पकड़ लेता है। वो उससे पूछती है कि वो ह्यूमन फॉर्म में क्या कर रहा है, तो किंग बताता है कि ह्यूमन वर्ल्ड में वो ह्यूमन बन जाता है क्योंकि वहां माइस्थमा नहीं होता। सारी को लगा था कि किंग ने उसे छोड़ दिया, लेकिन वो बताता है कि लेटर में लिखा था कि वो उसके लिए वापस आएगा। वो उसे एक रिंग देता है जिसमें एक क्रिस्टलाइज्ड एम्ब्रोसिया फ्रूट होता है और कहता है कि उसकी बॉडी में जाते ही माइस्थमा को साफ कर देगा, इसलिए वो अब उसके साथ रह सकती है। सारी वापस पैलेस आती है जहां सब उसे देख के खुश होते हैं। वो किंगडम के लोगों को अपनी आंखों से देखना चाहती है ताकि वो उसके साथ रह सके। किंग कहता है कि ये रिंग उसे माइस्थमा के अगेंस्ट इम्यून बना देगी और जब वो इम्यून हो जाएगी तो वो उसे उतार सकती है, लेकिन सारी उसे उतारना नहीं चाहती। वो कहती है कि ह्यूमन को रिंग देना एक प्रॉमिस होता है कि वो हमेशा साथ रहेंगे। पैलेस में घूमते हुए सारी एक प्रिंसेस विवियन से मिलती है जो किंग से शादी का प्रपोजल देने आई थी। हमें पता चलता है कि ये सब एनाबस ने अरेंज किया है क्योंकि बैंक्वेट में सारी के आने पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, इसलिए वो एक नई क्वीन ढूंढ रहा है ताकि रिलेशनशिप्स को बेहतर किया जा सके। वहाँ अभी प्रिंसेसेस आती हैं और सबका मकसद सेम होता है। विवियन कहती है कि अगर किंग ने उन्हें कॉन्क्यूबाइंस के तौर पे एक्सेप्ट ना किया तो अपने मुल्क का सामना नहीं कर पाएंगी। शाम को सारी सजेस्ट करती है कि प्रिंसेसेस को मिलना चाहिए, लेकिन किंग कहता है कि ये सब टाइम जाया करना है क्योंकि वो कॉन्क्यूबाइंस रखने में इंटरेस्टेड नहीं है और ये सब एनाबस ने अपनी मर्जी से किया।
किंग बताता है कि कॉन्क्यूबाइंस उसकी क्वीन वाली पोजीशन के लिए थ्रेट हो सकती हैं, लेकिन सारी उसे रोकना नहीं चाहती। किंग नाराज हो जाता है और कहता है कि इस बात पे डिस्कशन को खत्म करो और सो जाओ। सारी अपने वॉचर के रूम में छुप जाती है, जहां वो सोचती है कि किंग इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो गया, क्योंकि वो नॉर्मली अपना टेम्पर लूज नहीं करता, इसलिए वो सोचती है कि उसके पास वापस जाए। इसी दौरान विवियन किंग के क्वार्टर्स में आती है और उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है ताकि वो उसे कॉन्क्यूबाइन के तौर पे एक्सेप्ट कर ले। वो समझाती है कि किंग एक ह्यूमन सारी के साथ मोहब्बत नहीं कर सकता। सारी ये सब सुन लेती है और किंग के क्वार्टर में एंटर होती है, लेकिन वो उन्हें एक ऑकवर्ड पोजीशन में देख लेती है तो अपोलोजाइज करके वहां से भाग जाती है। किंग गुस्सा होता है और विवियन को वहां से जाने को कहता है। सारी वापस अपने वॉचर के रूम में जाके उनके साथ रात गुजारती है। अगले दिन वो प्रिंसेसेस के साथ डाइनिंग टेबल पे जाती है, लेकिन विवियन कहीं नजर नहीं आती। एक रेप्टाइल प्रिंसेस जिसका नाम एमिट है गलती से अपनी प्लेट गिरा देती है, तो सारी उसे साफ करती है और उसे बाहर ले जाती है। बाहर एमिट बताती है कि वो किंग से डरती है, लेकिन वो यहाँ इसलिए आई क्योंकि रेप्टालियंस को परसिक्यूशन का खतरा है। अगर वो किंग का दिल नहीं जीत पाती तो उसे घर वापस जाने की इजाजत नहीं, यानी वो असल में एग्जाइल हो चुकी है। उसी वक्त उन्हें खबर मिलती है कि रॉयल गार्ड वापस आ गया है। वो महल में एंटर होता है और फौरन किंग से मिलना चाहता है। वो सारी को देख के उसे क्वीन के तौर पे पहचान लेता है और उसके सामने झुक जाता है। वो बताता है कि उसने किंग से वफादारी की कसम खाई है। हमें पता चलता है कि जॉर्मन पहले एक कॉमनर था, लेकिन वो अपनी मेहनत से इन रैंक्स में ऊपर आया और किंग का ट्रस्ट भी हासिल किया। एमिट उससे प्यार करती है। वो बताती है कि एक बार जॉर्मन ने अपनी रॉयल गार्ड की स्कार्फ उसे दे के उसके जख्म को ठीक किया था। वो अब भी उस स्कार्फ को अपने पास रखती है। वो उसे वापस करना चाहती है। वो कहती है कि जॉर्मन उसका दिल तेज धड़कने पे मजबूर कर देता है। सारी सोचती है कि किंग भी उसे बिल्कुल वैसा ही फील करवाता है। उस शाम सारी बैंक्वेट अटेंड करने वाली होती है, लेकिन वो एमिट को कोने में उदास देखती है क्योंकि उसका ड्रेस खराब हो गया है। बाकी प्रिंसेस उस पर हंस रही होती हैं, जिससे सारी को लगता है कि ये सब उनका ही किया हुआ है। एमिट चाहती है कि वो बैंक्वेट में जॉर्मन के साथ वक्त गुजारे, लेकिन उसे लगता है कि वो उसकी रीच से बाहर है, तो सारी अपना ड्रेस उतार के उसे दे देती है। सारी अपनी यूजुअल आउटफिट में इवेंट अटेंड करती है और एमिट उसका ड्रेस पहन के आती है। जॉर्मन को उसकी स्कार्फ वापस करती है और उसे याद दिलाती है। जब सारी अपने कप से ड्रिंक पीती है तो विवियन को वो अपनी तरफ देखते हुए नोटिस करती है। वो ड्रिंक पीने के बाद सारी बेहोश हो जाती है। बाद में जब वो होश में आती है तो विवियन उसके पास आती है और उसका गला पकड़ लेती है। वो कहती है कि वो उसका रास्ता छोड़ दे ताकि वो क्वीन बन सके, लेकिन सारी कहती है कि वो फिर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती, चाहे वो कुछ भी कर ले। इस बात से विवियन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने क्लॉज से उसे मारने की धमकी देती है, लेकिन एमिट उसे पकड़ लेती है और सारी को भागने के लिए कहती है। एमिट को धिक्का लगता है और वो गिर जाती है जब विवियन उन पे अटैक करती है, लेकिन किंग आके उन्हें बचा लेता है और विवियन को कहता है कि वो दोबारा अपनी शक्ल ना दिखाए। गार्ड्स उसे ले जाते हैं। किंग पिछली रात के लिए अपोलोजाइज करता है कि उसने उससे बहुत रूडली बात की। एनाबेस सोचता है कि सारी प्रिंसेस को वापस भेज देना चाहिए क्योंकि किंग का दिल वो नहीं जीत पाई, लेकिन एमिट रुक जाती है क्योंकि उसे सारी के फ्रेंड के तौर पे रहने की परमिशन मिल गई थी। किंग सारी से कहता है कि वो उसकी अकेली पसंद है और इससे सारी को एहसास होता है कि वाकई में किंग उससे प्यार करने लगा है। जॉर्मन सारी को एक मीटिंग में ले जाता है और बताता है कि एनाबेस किंग के थ्रोन की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे उसे किंग की मर्जी के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। मीटिंग में एनाबेस सारी को फॉर्मल क्वीन के तौर पे एक्सेप्ट करता है और कहता है कि उसने किंग के जज्बात का ख्याल किया, लेकिन कुछ कंडीशंस भी हैं। वो कहता है कि सारी को हिस्ट्री की सबसे बेहतरीन कंसोर्ट बनना होगा ताकि लोग उसे एक्सेप्ट करें। पहली कंडीशन ये है कि वो होली बीस्ट को कमांड करे, क्योंकि ये रॉयल अथॉरिटी की निशानी होती है। इस बात से किंग गुस्से में आ जाता है क्योंकि सारी के पास कोई मैजिकल पावर नहीं, तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। ये भी मुमकिन है कि वो गलती से डीमन समन कर ले जो उसे मौत से भी बुरी हालत में डाल दे। वो मीटिंग खत्म कर देता है, कहता है कि उसे ऐसी बातों पर डिस्कशन की जरूरत नहीं। जब वो वापस जा रहे होते हैं तो सारी सोचती है कि उसकी वजह से किंगडम में क्योस आ सकता है, लेकिन किंग उसे तसल्ली देता है और वो उसे महफूज रखने की कोशिश करता है। जॉर्मन सारी को सोल्जर्स को ट्रेन करते हुए देखती है और सोचती है कि सब अपना काम कर रहे हैं, तो वो सोचती है कि वो किंग के लिए क्या कर सकती है। अगले दिन किंग देखता है कि सारी कॉन्ट्रैक्ट पे अपना खून लगा रही है। वो पूछता है वो क्या कर रही है। सारी कहती है कि ये सही काम है, उसे सबकी एक्सेप्टेंस चाहिए ताकि वो किंग की हिफाजत कर सके। वो फ्लोर पर एक सिगल बनाती है और होली बीस्ट को समन करने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसे अजीब महसूस होता है। उसकी ताकत खत्म होने लगती है। वो घुटनों पे गिर जाती है और सिगल उसे उड़ा देता है क्योंकि वो इनकेंटेशन पूरी नहीं कर पाती। वो दोबारा कोशिश करती है लेकिन स्पेल फेल हो जाता है। वो दोबारा गिर पड़ती है। अगले दिन फिर ट्राई करती है।
कॉप्स कहता है कि अगर वो बार बार फेल होती रही तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि एक ह्यूमन को दिन में 2 बार से ज्यादा समन नहीं करना चाहिए। वो फिर फेल होती है। किंग उसे हवा में पकड़ लेता है, उसे ले जाने लगता है, लेकिन एनाबस उसे रोक देता है। कहता है कि प्लेज के मुताबिक वो मदद नहीं ले सकती। किंग कहता है कि वो मदद नहीं कर रहा, बस उसे थोड़ा रेस्ट दे रहा है और उसे अपने रूम में ले जाता है। सारी कहती है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन किंग जानता है कि अगर वो ऐसा करती रही तो मर जाएगी। सारी अपनी जिंदगी की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती, लेकिन किंग उसे फूल कहता है और कहता है कि वो उसे खोना नहीं चाहता। अगले दिन सारी फिर ट्राई करती है और मैजिक सर्कल से आग निकलती है, इनकेंटेशन पूरी होने से पहले। एनाबस सोचता है कि उसे डीमन को समन कर लिया, लेकिन सारी चैंट करती रहती है और आग उसे घेर लेती है। स्पेल सक्सेसफुल हो जाता है और एक छोटा सा बीस्ट अपीयर होता है। सारी गिर जाती है और किंग उसकी तारीफ करता है। जब वो रेस्ट करती है तो उसे खाना दिया जाता है, लेकिन उसका होली बीस्ट सब कुछ खा जाता है। वो बताता है कि वो इमोर्टल और रीबर्थ की पावर्स रखता है और अपना नाम बीनू बताता है। वो कहता है कि वो कभी सबसे खूबसूरत होली बीस्ट था और अपने आप को फ्योनिक्स कहता है। एनाबस आता है और कहता है कि ये फ्योनिक्स नहीं हो सकता और बीनू उससे लड़ने की कोशिश करता है। बाकी लोग उसकी बात नहीं समझ पाते, क्योंकि सिर्फ समनर ही होली बीस्ट को समझ सकता है। एनाबस कहता है कि लोग इसे क्वीन की होली बीस्ट के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए इसे एक ज्यादा रीगल फॉर्म चाहिए। बाद में सारी बर्ड कॉस्ट्यूम पहन के बीनू को उड़ना सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं होती तो बीनू हार जाता है। वो बताता है कि उसने अपनी सारी पावर्स यूज कर ली और पहली वॉर के दौरान सोल्जर्स के हाथों ओवरवर्क हो चुका है, इसलिए वो दोबारा नहीं उड़ सकता। सारी उसे हौसला देती है और कहती है कि उसने उसे कॉन्फिडेंस दिया है। अगले दिन सारी देखती है कि बीनू उड़ने की कोशिश कर रहा है, जब एक असैसिन उसे टारगेट करता है। बीनू कैसल की दीवार से कूदता है और लगता है कि वो उड़ने वाला है, लेकिन एक तीर उसके पास से गुजरता है और वो गिरने लगता है। सारी उसके पीछे जंप करती है। वो उसे इडियट कहता है कि वो एक इमॉर्टल बर्ड को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उसके एक्शन से इमोशनल हो जाता है और अपनी पावर्स एक्टिवेट करता है, एक असली फिनिक्स बन जाता है। वो कहता है अगर वो उस पर यकीन करेगी तो वो हमेशा वापस आता रहेगा। वो शहर के ऊपर उड़ता है और सबको दिखाता है कि वो एक होली बीस्ट है। पैलेस के गेट पे एक गार्ड पे एक अजीब आदमी हमला करता है और कहता है कि उसे मॉन्स्टर किंग से काम है। उसे पकड़ लिया जाता है और डंजन में बंद कर दिया जाता है। किंग उससे मिलने आता है। वो पूछता है कि क्या उसने सारी को मार दिया। तभी सारी वहां आती है और उसे पहचान लेती है। वो इलिया होता है। इलिया खुश होता है कि वो जिंदा है और सारी किंग से कहती है कि इसे माफ कर दे और सजा वो खुद ले लेगी। किंग कहता है कि इलिया उसका मेहमान है और उसे सिर्फ इसलिए हमला किया क्योंकि उसे बेल बजानी नहीं आती। किंग सारी और इलिया के रिश्ते के बारे में पूछता है और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि इलिया बचपन में अक्सर जख्मी होता था और सारी उसे हर्ब्स देती थी। इलिया कहता था कि वो वॉरियर बन रहा है और वो उसे हर चीज से बचाएगा, हत्ता के बीस्ट से भी। वापस प्रेजेंट में इलिया को आज़ाद कर दिया जाता है और एनाबस उससे कहता है कि दोबारा उनके रियाम में ना आए। सारी आती है और इलिया उसका हाथ पकड़ के कहता है कि वो उसे घर ले जा रहा है, लेकिन कॉप्स और दूसरे कहते हैं कि वो अब उनके साथ रहती है। इलिया उन्हें धिक्का देता है और सारी को ले जाना चाहता है, लेकिन सारी किंग के साथ रहना चूज करती है। किंग कहता है कि सारी उसकी क्वीन बनने वाली है और गार्ड्स को ऑर्डर करता है कि इलिया को ले जाए। इलिया उस पर झपटता है, लेकिन गिर जाता है और सारी उसकी फिक्र करने लगती है। एनाबस कहता है कि ये सब थकन की वजह से है, इसलिए किंग उसे एक रात रुकने की इजाज़त दे। वो इलिया को खाना देते हैं, लेकिन वो भूखा होने के बावजूद कुछ नहीं खाता। वो सारी से पूछता है कि क्या वो वाकई क्वीन बनने वाली है, जो वो कंफर्म करती है, लेकिन इलिया कहता है कि वो फिक्र ना करे क्योंकि वो उसे लेके भाग जाएगा। एमिट भी रूम में आती है और इलिया को डिजर्ट्स ऑफर करती है, लेकिन वो उसे झटक देता है और कहता है कि वो चली जाए। इलिया सोचता है कि सारी को क्या हो गया है, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स के साथ बहुत फ्रेंडली हो गई है। वो समझता है कि किंग सिर्फ उसके साथ खेल रहा है, लेकिन सारी कहती है कि किंग ऐसा नहीं है, वो तो ह्यूमंस के लिए सेक्रीफाइस देने को भी तैयार है। वो इलिया से कहती है कि वो उसके साथ नहीं जा सकती, जिस पर वो खामोश हो जाता है। जब सारी रूम से बाहर जाती है तो एमिट उससे मिलती है और कहती है कि वो इलिया के साथ ज़्यादा फ्रेंडली थी। सारी कहती है कि इलिया भी काइंड है और बताती है कि बचपन में वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। वो कहती है कि इलिया को बस मॉन्स्टर से प्रॉब्लम है, लेकिन वो बगैर वजह वायलेंट नहीं है। किंग सारी को इलिया को खाना देते हुए देखता है और एनाबस से कहता है कि शायद उसे किसी और ह्यूमन के साथ वक्त गुजारना सुकून देता है। सारी वापस इलिया के रूम में जाती है और उसे डिनर देती है, लेकिन वो बात नहीं करता। तो वो कहती है कि शायद वो दोबारा कभी ना मिल सके। तब इलिया उसे बेहोश कर देता है और उसे लेके भागने की कोशिश करता है। किंग को पता चल जाता है और इलिया घोड़े पे बैठकर ह्यूमन वर्ल्ड की तरफ भाग रहा होता है। किंग खुद उसके पीछे जाने का फैसला करता है, लेकिन एनाबस कहता है कि शायद सारी खुद उसके साथ जाना चाहती हो क्योंकि वो दोनों ह्यूमंस हैं। किंग सोचने लगता है कि शायद सारी ह्यूमन वर्ल्ड में ज़्यादा खुश रहेगी।
लेकिन एमिट उसे मनाती है कि वो सारी को बचाए क्योंकि वो किंग से बहुत प्यार करती है। जॉर्मन आता है और कहता है कि वो इलिया को हैंडल कर लेगा, लेकिन किंग अपना होली बीस्ट समन करता है और जॉर्मन को अपनी जगह की जिम्मेदारी देता है। जब किंग का होली बीस्ट इलिया को ट्रैक करने की कोशिश करता है, वहाँ बीनू भी आता है और कहता है कि वो भी हेल्प करेगा क्योंकि उसकी सोल सारी से जुड़ी हुई है, इसलिए वो उसकी लोकेशन जानता है। वो उन्हें इलिया तक ले जाता है। इलिया एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां कुछ मॉन्स्टर्स उसका रास्ता रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि वो उसे छोड़ देंगे अगर वो सारी उनके हवाले कर दे ताकि वो उसे खा सके। इस बात पे इलिया गुस्से में आ जाता है और उन पे अटैक करता है। एक एक करके सबको मार डालता है। एक मॉन्स्टर भागने की कोशिश करता है लेकिन इलिया उसे पकड़ लेता है। तब उस मॉन्स्टर का बेटा आता है। वो कहता है कि उसके बाप को ना मारे, लेकिन इलिया अपनी स्वर्ड उठाता है उन्हें मारने के लिए। तब सारी उसे रोक लेती है और मॉन्स्टर्स भाग जाते हैं। सारी पूछती है कि वो एक बच्चे को क्यों मारना चाहता था, लेकिन इलिया के लिए सब मॉन्स्टर्स ह्यूमन के लिए खतरा है। सारी उसे याद दिलाती है कि वो सिर्फ ह्यूमंस को बचाने के लिए ट्रेन कर रहा था, लेकिन इलिया कहता है कि ये काफी नहीं है। वो सोचता है कि सारी किसी स्पेल के अंडर है, इसीलिए वो मॉन्स्टर्स को मार के उसे होश में लाना चाहता है। वो उसे बेड पे फेंकता है और अपना प्यार कन्फेस करता है, लेकिन सारी उसे रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि वो बहुत अजीब है। वो समझाने की कोशिश करती है कि सब मॉन्स्टर्स बुरे नहीं होते और किंग का दिल अच्छा है, लेकिन इलिया नहीं मानता। वो कहता है कि मॉन्स्टर्स ह्यूमंस को सिर्फ शिकार मानते हैं। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि इलिया की बहन मीशा मॉन्स्टर्स को देख के डर जाती है। इलिया उसे बचाने का प्रॉमिस करता है। एक दिन उनकी मॉम घर आती है तो वो लोग छुप जाते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स उसकी मॉम को मार डालते हैं। फिर मॉन्स्टर्स उन्हें भी ढूंढ लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि उनमें से किसी एक को एज अ डिजर्ट खाएंगे। वो मीशा को ले जाते हैं और उसके भाई के सामने उसे खा जाते हैं। फिर कहते हैं कि लड़कों का टेस्ट अच्छा नहीं होता, इसलिए वो इलिया को भागने का मौका देते हैं ताकि बाद में उसे पकड़ के उसके साथ मजे कर सके। लेकिन वो अपने मास्टर की वजह से बच जाता है। जब वो सारी से मिलता है तो उसे एक उम्मीद मिलती है, लेकिन वो भी इन मॉन्स्टर्स की वजह से छिन चुकी थी। वापस प्रेजेंट में इलिया फैसला करता है कि वो सब मॉन्स्टर्स को मार डालेगा। वो सारी के हाथ लकड़ी के पिलर से बांध डालता है और कहता है कि वो अब उसे देखे कि वो करता क्या है। तब किंग वहां आ जाता है और कहता है कि सारी को छोड़ दो। इलिया कहता है सारी उसकी है और किंग पे अटैक कर देता है। दोनों लड़ते हैं। बीनू सारी के पास जाता है और कहता है कि इलिया किंग का मुकाबला नहीं कर सकता। ये बात इलिया भी जानता है, लेकिन अब वो पीछे नहीं हटता क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो रुक गया तो मॉन्स्टर्स ह्यूमंस को मार डालेंगे। वो किंग की नजर से गायब हो जाता है और उस पर फिर एक बार अटैक करता है, लेकिन किंग अपने ऑरा से उसे उड़ा देता है। फिर भी इलिया हार नहीं मानता और कहता है कि किंग उसे मार दे ताकि सारी देख सके कि मॉन्स्टर्स कितने वायलेंट होते हैं। वो दोबारा अटैक करता है, लेकिन किंग उसे अलाउ करता है कि वो उसे चोट पहुंचाए। वो कहता है कि सारी उदास हो जाएगी अगर वो खुद इलिया को मार डालेगा। बीनू सारी को वहां से छुड़वाता है और फौरन किंग के पास ले जाता है। सारी रोने लगती है। इलिया घुटनों पे गिर जाता है और समझता है कि उसने सारी को उदास कर दिया। किंग कहता है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। सारी उसे हक करती है और कहती है कि उसने उसके लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए उसे खुद को माफ कर देना चाहिए। बीनू किंग का जख्म ठीक करता है और फिनिक्स बन के इलिया को ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इलिया मॉन्स्टर की मदद लेने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो अकेला वापस जाना चाहता है। इलिया किंग से कहता है कि अगर वो सारी को रुलाएगा तो फिर उसकी खैर नहीं होगी, जिस पर किंग वादा करता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। इलिया सारी के साथ वापस ह्यूमन किंगडम की तरफ जाता है तो सारी उसे मजाक में कहती है कि वो हाइट से डरता है। इलिया अपने सेल्फिश बिहेवियर के लिए सारी से माफी मांगता है और कहता है कि वो कभी मॉन्स्टर्स को तो माफ नहीं कर सकता, लेकिन वो सारी के कहने पर किंग पे यकीन जरूर कर सकता है। वो उसके माथे पे किस करता है और कहता है कि वो उससे प्यार करता है। इसके बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं। सारी किंग के साथ वापस आ जाती है और किंग कहता है कि वो उसे वापस लाने में हेजिटेंट था क्योंकि उसे लगा कि वो इलिया के साथ ज्यादा खुश है, लेकिन सारी कहती है कि वो बस उसके साथ रहना चाहती है। पैलेस वापस आके सारी को पता चलता है कि ड्यूक गैलस उससे मिलना चाहता है। वो एक्साइटेड होती है, लेकिन एनाबस उसे वार्न करता है कि ये मामला बहुत सीरियस है और उसे ड्यूक के लिए हॉस्टेस बनना होगा, जो उसके क्वीन बनने के टेस्ट का एक पार्ट है। एमिट कहती है कि गैलस एक लेजेंडरी जनरल है जिसे सी गॉड कहा जाता है और वो ह्यूमन से नफरत करता है, इसलिए सारी को केयरफुल रहना होगा। सारी किंग से गैलस के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि गैलस बहुत रुथलेस है, लेकिन वो उसे नुकसान नहीं पहुंचने देगा। गैलस पैलेस में आता है और एनाबस उसको वेलकम करता है, लेकिन वो कहता है कि फॉर्मेलिटीज को छोड़ो, वो क्वीन से मिलना चाहता है। सारी आती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है, लेकिन गैलस गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो एक ह्यूमन क्वीन को एक्सेप्ट नहीं करेगा।
उसका सर्वेंट उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन गैलस उसे वार्न करता है। तब किंग आता है और कहता है कि वो पैलेस में डिस्टर्बेंस अलाउ नहीं करेगा। गैलस झुक जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी बात नहीं छोड़ता। वो कहता है कि वो ह्यूमन क्वीन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। किंग गुस्सा करता है, लेकिन सारी कहती है वो समझ सकती है क्योंकि पहले कभी ह्यूमन क्वीन नहीं हुई। वो उन्हें कोर्टयार्ड दिखाती है और उसकी हिस्ट्री बताती है, लेकिन गैलस उसे तंग करने लगता है, जिससे सारी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। गैलस समझ आता है कि वो उसे इस तरह तंग करके और ज्यादा कंफ्यूज कर देगा। वो कहता है कि सारी उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। डिनर के वक्त सारी टोस्ट करती है, लेकिन वो वाइन नहीं पीती जो गैलस लाया होता है। गैलस पूछता है तो एनाबस बताता है कि बीस्ट वाइन उसे सूट नहीं करती। गैलस कहता है कि फिर तो वो क्वीन बनने के लायक ही नहीं, क्योंकि ह्यूमंस अनरिलायबल होते हैं। ये सब देखते हुए एक बार फिर से गैलस का सर्वेंट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने सर्वेंट को मारता है और कहता है कि वो उसका चेहरा देख के खाना नहीं खा सकता। गैलस चाहता था कि सारी भी वहां से चली जाए, इसलिए सारी उसे वहां छोड़कर किंग के रूम में जाती है, जहां किंग उसे अपना खाना देता है और कहता है कि वो भी गैलस की वजह से नहीं खाना खा सका। सारी कहती है कि वो तो इस सब की आदी है, मगर वो किंग को इस सब में अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, इसलिए वो सब कुछ ठीक करेगी। बॉल के वक्त सारी कहती है कि वो खाना खा चुकी है। किंग को कहती है कि वो उसका बचा हुआ खाना खा ले, लेकिन किंग उसे सबके सामने लिख करता है और कहता है कि वो सबको प्रूव करेगा कि वो उसकी सही चॉइस थी। उस शाम सारी गैलस को डांस के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। एनाबस कहता है कि अगर वो सारी के साथ डांस नहीं करेगा तो ये बॉल कैंसिल हो जाएगा, मगर गैलस अपने सर्वेंट को उसके साथ डांस करने को कहता है। अब सारी उस सर्वेंट के साथ डांस करने लगती है और उससे बात करती है। सर्वेंट सारी से माफी मांगता है, ये सोचते हुए कि उसकी अगली अपीयरेंस उसे डिस्गस्ट करती होगी, लेकिन सारी कहती है कि ऐसा नहीं है और कहती है कि वो बहुत ज्यादा तकलीफ में लग रहा है। तब सर्वेंट बताता है कि उसे उसकी ये अगली अपीयरेंस लास्ट वॉर में मिली, जब ह्यूमंस ने उसे जला डाला। वो कहता है कि वॉर में ह्यूमंस और बीस्ट को डिवाइड कर दिया जाता है, इसलिए सारी के लिए क्वीन ऑफ बीस्ट बनना मुश्किल होगा। वो पूछता है कि वो फिर भी उनकी क्वीन क्यों बनना चाहती है। सारी कहती है कि वो सिर्फ किंग के साथ रहना चाहती है और हर तरह से उसकी मदद करना चाहती है। वो दोनों अपना वक्त एंजॉय करते हुए लगते हैं, लेकिन अचानक गैलस अपने सर्वेंट को मारता है और कहता है कि उसे पसंद नहीं कि वो ह्यूमन से दोस्ती करे। फिर वो अपनी स्वर्ड निकालता है, लेकिन सारी बीच में आ जाती है। गैलस उसे कहता है कि वो आगे से हट जाए और याद दिलाता है अगर वो इस ऑर्डियल में फेल हो गई तो कभी भी क्वीन नहीं बन सकेगी। वो उसे चॉइस देता है, या तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचो और हट जाओ, या फिर उसी अगली सर्वेंट के साथ तबाह हो जाए। सारी ऑप्शन 2 चूज करती है। वो फ्यूचर क्वीन बनना छोड़ देती है, जिस पे गैलस हैरान होता है। सर्वेंट उसे उसका गोल याद दिलाता है, वो किंग के साथ रहना चाहती है, लेकिन सारी कहती है कि वो क्वीन इस तरह नहीं बन सकती अगर वो लोगों को इग्नोर करेगी जो तकलीफ में है। सारी गैलस की आइडेंटिटी पे सवाल उठाती है कि वो उन लोगों को बुली करता है जो अपना डिफेंस खुद नहीं कर सकते, तो क्या वो वाकई लेजेंडरी सी लॉर्ड है। गैलस अपने स्वर्ड से अटैक करने ही वाला था, मगर वो सर्वेंट उसे रोक लेता है और कहता है कि बस बहुत हो गया। तब अचानक गैलस झुक जाता है और हमें पता चलता है कि असल में वो अगली सर्वेंट ही रियल गैलस है और वो नकली गैलस उसका ग्रैंडसन है जिसका नाम जॉस है। गैलस एक्सप्लेन करता है कि किंग ने उनकी लाइफ क्वालिटी इंप्रूव की है, लेकिन वो पैलेस इसलिए आए क्योंकि उन्हें न्यूज मिली थी कि किंग एक ह्यूमन को अपनी क्वीन बनाना चाहता है। वो सारी को टेस्ट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये सब एक्टिंग की। गैलस कहता है कि ये पूरी डिसेप्शन उसी का आइडिया थी, इसलिए उसके लोगों को पनिशमेंट ना दी जाए। लेकिन जॉस कहता है कि इस सब की पनिशमेंट गैलस को ना दी जाए बल्कि उसे दी जाए, क्योंकि उनकी रेस गैलस के बगैर सरवाइव नहीं कर सकती। इधर सारी भी किंग से कहती है कि उनमें से किसी को भी पनिश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके साथ तो कुछ बुरा नहीं हुआ। लेकिन किंग कहता है कि वो उसको डिजर्व करते हैं। वो गैलस और उसके लोगों को ऑर्डर देता है कि वो हमेशा उसके किंगडम की हिफाजत करेंगे। गैलस किंग का शुक्रिया अदा करता है उसकी मर्सी के लिए, और किंग और उसकी क्वीन से ये प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उनके किंगडम की हिफाजत करेगा। और वो सब अगले दिन अपने घर की तरफ वापस रवाना हो जाते हैं। अगले दिन एनाबस किंग को बताता है कि सारी अब क्वीन शिप के लिए डिस्क्वालीफाई हो चुकी है, क्योंकि उसने क्वीन बनने का अपना ख्वाब छोड़ दिया था। किंग कहता है कि उसने अपने तमाम ऑब्लिगेशंस को अच्छे तरीके से पूरा किया, लेकिन एनाबस फिर भी उस ऑर्डियल को डिस्कस नहीं करना चाहता था। किंग अपने क्वार्टर में वापस आता है और सारी नोटिस करती है कि वो परेशान है, लेकिन वो उसे बता नहीं रहा क्योंकि वो समझता है कि इससे वो अपने फैसले पर बहुत ज्यादा रेग्रेट करेगी। इधर एनाबस 2 गार्ड्स को डांटने लगता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा शोर कर रहे थे, और जाते हुए वो गार्ड्स की बातें भी सुन लेता है जो सारी के बारे में बात कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि ह्यूमंस बुरे हैं। लेकिन एनाबस उनसे एग्री नहीं करता। वो सोचता है कि सारी ने अपनी जान बचाने के लिए किंग को ट्रिक किया है, इसलिए वो उसे खत्म करना चाहता है।
चलते हुए वो सारी से टकरा जाता है और उसे करीब की लाइब्रेरी में ले जाता है। सारी जब बुक्स ढूंढना शुरू करती है तो एनाबस को रियलाइज होता है कि वो इस जगह अकेले हैं, इसलिए वो उसे मारने के बारे में सोचता है। वो जैसे ही अपना प्लान सोचना शुरू करता है, सारी एक बुक निकालती है जिससे बाकी बुक्स उसके ऊपर यानी एनाबस के ऊपर गिर जाती हैं। सारी उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है और कहती है कि वो खुद उस बुक को तलाश कर लेगी, लेकिन एनाबस उसकी मदद करने की ऑफर करता है। सारी को उसके बारे में नहीं पता था कि वो क्या सोच रहा है, इसलिए वो सोचता है कि क्या वो वाकई इतनी बेवकूफ़ है। वो अपने प्लान को आगे बढ़ाने ही वाला था कि अचानक बेहोश हो जाता है। एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि यंग एनाबस अपने फादर के फ्यूनरल में जाने से इनकार कर रहा होता है। उसका सर्वेंट उसे बताता है कि वो जल्द ही अपने फादर का सक्सेसर बनने वाला है, लेकिन एनाबस ये नहीं चाहता क्योंकि इसका मतलब होगा कि वो रॉयल फैमिली का एक स्लेव बन जाएगा। हमें मालूम होता है कि उसकी फैमिली नस्लों से रॉयल फैमिली की खिदमत करती आ रही है और उसका फादर बादशाह को बचाते हुए मर गया था, लेकिन रॉयल फैमिली में से किसी ने उसकी मौत का सोग नहीं मनाया। उसे सिर्फ एक स्लेव समझते थे। एक दिन वो किंग से मिलता है जो समझता है कि वो अभी अपने फादर के तमाम ऑब्लिगेशन संभालने के लिए बहुत छोटा है, इसलिए वो एनाबस को ऑर्डर करता है कि वो प्रिंस का ख्याल रखे। एनाबस पहली बार प्रिंस से मिलता है और उसकी खिदमत शुरू करता है, लेकिन वो प्रिंस को एक बेवकूफ़ समझता है और सोचता है कि प्रिंस को मार के वो खुद इस किंगडम को संभाल लेगा। एनाबस बीमार हो जाता है। वो सुनता है कि सर्वेंट्स उसकी कमजोरी पे बात कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या वो अपने फादर की जगह ले पाएगा। ये बात उसे तकलीफ देती है क्योंकि वो अपने फादर जैसा नहीं बनना चाहता था। उसे याद आता है कि उसके फादर ने कभी उसके बीमार होने पे उससे मुलाकात नहीं की। उसी वक्त उसे कुछ रियलाइज होता है। वो देखता है कि प्रिंस उसके कमरे में आके उसकी खैरियत पूछ रहा है। प्रिंस बताता है कि किसी ने उसे अंदर आते नहीं देखा। उसे एक टोकरी देता है जिसमें बहुत सारे फल और खाने होते हैं और कहता है कि वो अच्छी तरह खाए और जल्दी ठीक हो जाए। एनाबस हैरान होता है कि प्रिंस उसकी फिक्र क्यों कर रहा है। प्रिंस कहता है कि वो उसकी वजह से परेशान है। एनाबस को ये सुन के हैरत होती है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रिंस अपने सर्वेंट की फिक्र करेगा। प्रिंस उसे याद दिलाता है कि उसके फादर ने किंग को बचाया था। वो उसका शुक्रगुजार है और अपने फादर से मोहब्बत करता है। एनाबस उसे अपने रूम में जाने को कहता है, लेकिन अचानक दो बीस्ट कमरे में आ जाते हैं और सबको ले जाते हैं। एनाबस एक केव में जागता है जहां किडनैपर्स उसे बताते हैं कि उसने प्रिंस को पकड़ने में उनकी हेल्प की। वो बादशाह का सर लेने की बात करते हैं और एनाबस समझ जाता है कि यही वो किलर्स हैं जिन्होंने उसके फादर को मारा था। एनाबस उनमें से एक को काट लेता है और कहता है कि उसके फादर को वापस करो, लेकिन वो उसे पीछे धकेल देते हैं और कहते हैं कि उसकी फैमिली के लोग हमेशा रॉयल फैमिली के साए में मरते हैं। वो एनाबस को बताते हैं कि तुम्हारी फेट तुम्हें यहाँ लेकर आई ताकि हम तुम्हें मार सकें और प्रिंस को भी किडनैप कर सकें। उनमें से एक उसे मारने लगता है, लेकिन प्रिंस एनाबस को बचा लेता है, जिसपे एनाबस हैरान रह जाता है। प्रिंस किलर्स के खिलाफ खड़ा हो जाता है और एनाबस उसे रुकने को कहता है, लेकिन प्रिंस कहता है कि ये मेरा फर्ज है कि मैं सबको बचाऊं। वो कहता है कि अगर वो अपने दोस्त को भी ना बचा सका तो एक अच्छा किंग नहीं बन सकता। प्रिंस अपना ऑरा छोड़ता है जिससे स्टोन्स उन किलर्स पे गिर जाते हैं, लेकिन वो अचानक गिर जाता है। एनाबस उसे देखता है, उसकी खैरियत पूछता है। प्रिंस खुश होता है कि एनाबस ठीक है और इस पे एनाबस रोने लगता है। वो प्रिंस को वहां से घसीट के ले जाता है और आखिरकार वो रेस्क्यू पार्टी के जरिए बचा लिए जाते हैं। वापस घर आने पे एनाबस को उसका सर्वेंट बताता है कि प्रिंस ने किंग से बात की है कि एनाबस इस सब का रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि वो अपनी फैमिली की इज्जत खराब नहीं करना चाहता था। एनाबस को रियलाइज होता है कि उसे वो किंग मिल गया है जिसकी वो खिदमत करना चाहता है, इसलिए वो प्रिंस से माफी मांगता है कि वो उसे बचा नहीं सका और खुद को इस काबिल बनाता है कि वो प्रिंस को एक अच्छा किंग बना सके। अब प्रेजेंट में एनाबस होश में आता है और सारी उसे बताती है कि वो लाइब्रेरी में बेहोश हो गया था। वो उसे टच करने लगती है, लेकिन वो उसका हाथ झटक देता है क्योंकि वो उसे क्वीन के तौर पे कबूल नहीं करना चाहता था और कहता है कि वो उस पर ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन सारी को इसकी कोई परवाह नहीं होती। वो उसे कहती है कि किंग उसकी फिक्र कर रहा है। उसे कहती है कि अपने अगले ऑडियल के बारे में सोचो और फिर कमरे से चली जाती है। अगली मुलाकात में एनाबस अनाउंस करता है कि सारी अपने ऑडियल में कामयाब हो गई, जिससे कमरे में मौजूद सब लोग हैरान हो जाते हैं। वो डिसाइड करता है कि सारी को एक मौका और देगा। वो देखना चाहता है कि क्या वो बादशाह के दिल के काबिल है। सारी पहले किंग की क्वीन के स्टैचूज को देखती है। उसे बताया जाता है कि पहला किंग वो हीरो था जिससे तमाम बीस्ट को एक किया था। सारी सोचती है कि उसे इस जगह पे पहले एंटर होने की इजाजत क्यों नहीं मिली। इसमें उसे पता चलता है कि वो एक होली प्लेस है और सिर्फ खास मौकों पे ही खोली जाती है, जैसे ग्रैंड कॉन्सिक्रेशन। एक ऐसा इवेंट है जहाँ लोग सेलिब्रेशन के लिए जमा होते हैं। वहाँ किंग भी होगा जो अपने फादर के कपड़े पहनेगा। सारी किंग के पास जाती है और देखती है कि वो कपड़ों को ट्राई कर रहा है। वो सबको सिवाय सारी के कमरे से जाने का ऑर्डर करता है और बताता है कि एक तूफान आज रात सब कुछ बदल डालेगा।
उस रात सारी किंग का बहुत ख्याल रखती है जब वो अपनी ह्यूमन शक्ल में होता है। वो बताता है कि लोगों के सामने जाने से पहले वो हमेशा नर्वस होता है क्योंकि उन्हें उसका राज पता चल सकता है, लेकिन जब वो सारी के साथ होता है तो उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। अगले दिन सभी बीस्ट उस फेस्टिवल के लिए जमा होते हैं, लेकिन किंग अभी भी अपनी ह्यूमन फॉर्म में होता है क्योंकि अभी तक माइस्थमा हवा में नहीं फैली होती। किंग जानता है कि वो जल्द ही अपनी बीस्ट फॉर्म में वापस आ जाएगा, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। लेकिन फेस्टिवल तो शुरू होने वाला था। इवेंट की जगह पे एनाबस को पता चलता है कि किंग कहीं नजर नहीं आ रहा। वो याद करता है कि कोई भी किंग कभी इस इवेंट के लिए लेट नहीं होता, इसलिए वो सभी सर्वेंट्स को ऑर्डर करता है कि किंग को ढूंढा जाए। सर्वेंट्स कहते हैं कि उन्होंने हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन किंग कहीं नहीं मिला। फिर उन्हें बताया जाता है कि जमीन के अंदर मौजूद चैम्बर को चेक किया जाए, क्योंकि बाज दफा किंग वहां मेडिटेशन के लिए जाता है। वो चैम्बर में जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि वो भी खाली है। तब पता चलता है कि किंग एक सीक्रेट रास्ते से वहां से निकल गया। सारी और किंग गार्ड से बचते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन पकड़े जाने के करीब होते हैं तो सारी कुछ ऐसा करती है कि वो गार्ड से बच सके। वो किंग के बारे में बताती है कि वो भी किंग को ढूंढ रही है, लेकिन उसे किंग नहीं मिल रहा। इसके बाद गार्ड्स वहां से चले जाते हैं। सारी और किंग वापस उसी चैम्बर में आते हैं जहां किंग अपनी बीस्ट फॉर्म में आना शुरू करता है, लेकिन वो रियलाइज करता है कि वो वक्त पे फेस्टिवल में नहीं पहुंच पाएगा। इससे उसे रियलाइज होता है कि वो एक अच्छा किंग नहीं है। सारी उसे तसल्ली देती है और कहती है कि वो एक बहुत अच्छा किंग है। उसी वक्त किंग को फील होता है कि शायद वहां कोई आ रहा है। सारी देखती है कि सेट दरवाजे पे खड़ा है। वो कहता है कि उसे इस कमरे में मैजिक फील हो रहा है। सारी कहती है कि किंग अभी बिजी है, लेकिन सेट उसकी बात पे यकीन नहीं करता। उसे किंग की फिक्र हो रही थी। वो दरवाजे को खोलने का ऑर्डर करता है। सारी मना कर देती है तो सेट एक गार्ड को ऑर्डर करता है कि सारी को आगे से हटाया जाए। जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं तो अंदर किंग अपनी बीस्ट फॉर्म में नजर आता है। ये देख के वो हैरान हो जाते हैं कि इस वक्त तक किंग यहाँ क्या कर रहा था। उसी वक्त घंटी बजती है क्योंकि फेस्टिवल शुरू हो जाता है। इवेंट के मकाम पे बीस्ट हैरान होते हैं कि किंग अभी तक क्यों नहीं आया, क्योंकि वो तो हमेशा वक्त पे आता है। एनाबस घबरा जाता है और सर्वेंट्स को ऑर्डर करता है कि फेस्टिवल को कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन उसी वक्त वो देखते हैं कि किंग अपने बीस्ट पर वहां आ रहा है और अपने आर्म क्लॉक में सबके सामने खड़ा हो जाता है। सभी बीस्ट हैरान हो जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। किंग लोगों को बताता है कि वो पहले किंग का आर्मर नहीं पहन सका। वो इस ट्रेडिशन की पूरी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन वो उन्हें याद दिलाता है कि उसका असल फर्ज उन लोगों की खिदमत करना है। वो समझाता है कि वो सिर्फ अपने एंसेस्टर्स की ट्रेडिशंस पे चल के अपने फर्ज को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए उन्हें आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चेंजेस करनी होंगी। वो प्रॉमिस करता है कि वो उन्हें एक बहुत अच्छी नेशन बनाएगा। इस उनके सभी लोग खुश होने लगते हैं और किंग की तारीफ करते हैं। एनाबस किंग से कहता है कि उसने बहुत अच्छी स्पीच दी, लेकिन वो पूछता है कि किंग ने अपना प्लान उसे क्यों नहीं बताया। किंग कहता है इसलिए क्योंकि वो उसकी बात ना मानता। सारी ने उसे अपनी स्पीच का आइडिया दिया था। एनाबस एडमिट करता है कि वो सबसे बहुत इम्प्रेस हुआ है। सारी पूछती है कि उसने अभी तक उसे कोई ऑडियल क्यों नहीं दिया कॉन्फ्रेंस रूम में। एनाबस कहता है कि उसके पास देने के लिए अब कोई ऑडियल नहीं है। वो सारी को ऐसी बात बताता है जिससे सारी हैरान हो जाती है। एनाबस अनाउंस करता है कि अगले ग्रैंड फेस्टिवल तक अगर सारी ने बहुत अच्छे से क्वीन के सभी फराइज को अंजाम दिया तो उसे फुली क्वीन कंसोर्ट मान लिया जाएगा। एनाबस सारी को वार्न करता है कि उसकी पब्लिक प्रेजेंस पर प्रोटेस्ट होगा और अगर वो अपनी ड्यूटीज ठीक से ना कर सकी तो वो उसे ह्यूमन रियाम वापस भेज देगा। वो उसे ऑप्शन देता है। वो एक्टिंग क्वीन कंसोर्ट की पोजीशन डिक्लाइन कर सकती है और फिर किंग के लिए कोई और वाइफ ढूंढी जाएगी, जबकि वो पैलेस में किंग की पेट की तरह रह सकती है। सारी थोड़ी देर सोचती है। उसे पोजीशन को एक्सेप्ट करने को कहा जाता है। ये सोच करके सिर्फ वही किंग को ग्रेट बना सकती है। सारी अपना फैसला कर लेती है। जब बीनू फ्यूनिक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसे किंग की तरफ धकेलता है, वो किंग को कहती है कि वो एक्टिंग क्वीन कंसोर्ट की पोजीशन लेगी और किंग ये सुन के बहुत खुश होता है। वो कहता है कि वो उसे सब कुछ समझाएगा, उसके साथ रहेगा। कुछ टाइम बाद तमाम किंगडम से इनवॉइस आते हैं जो किंग से एक्टिंग क्वीन कंसोर्ट के बारे में बात करना चाहते हैं, लेकिन किंग अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर करता है कि इन्हें वापस भेज दो क्योंकि सारी ने अभी तक कोई भी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की। एमिट सारी के पास आती है जब वो अपने नए कपड़े ट्राई कर रही होती है। एनाबस ने कहा था कि उसके नॉर्मल कपड़े क्वीन के काम के लिए बहुत अजीब हैं। एमिट कहती है कि वो इतनी काम कैसे है जबकि पूरा किंगडम इस वक्त परेशान है। सारी जानती है कि परेशान होने से कुछ नहीं होगा, इसलिए वो बस जो कर सकती है वो करेगी। जब एमिट पैलेस में घूमती है वो रॉयल गार्ड्स को एक बैंड ऑफ रेबल्स को सबड्यू करने के बारे में बात करते सुनती है और ये सुन के उसे रियलाइज होता है कि जॉर्मन एक खतरनाक मिशन पे जा रहा है। वो सोचती है कि सारी और जॉर्मन दोनों चैलेंजिंग सिचुएशंस में हैं, तो वो दोनों के लिए चार्म्स बनाती है ताकि उन्हें प्रोटेक्शन मिले। अगली सुबह एमिट सुनती है कि जॉर्मन एक रॉयल गार्ड को उनके साथ मार्च करने से रोक रहा है क्योंकि वो जानता है कि उस गार्ड की फैमिली है। गार्ड जॉर्मन से पूछता है कि क्या वो कभी शादी करेगा, लेकिन जॉर्मन कहता है कि वो
अपनी ड्यूटीज़ पे इतना फोकस्ड है कि उसके इरादे में शादी करना है ही नहीं। एमिट सारी को एक एमुलेट देती है। सारी नोटिस करती है कि एमिट के पास एक और भी है। वो पूछती है कि ये किस लिए है। एमिट थोड़ा एम्बैरस होती है, लेकिन वो एडमिट करती है कि ये जॉर्मन के लिए है और कहती है कि वो चाहती है कि जॉर्मन उसे नोटिस करे। सारी कहती है कि इसमें ब्लश करने की कोई बात नहीं। वो खुद भी ग्रीडी फील करती है। वो किंग के साथ रहना चाहती है, जबकि वो ह्यूमन है। वो एमिट को कहती है कि उसे भी ग्रीडी होना चाहिए। एमिट जल्दी से जॉर्मन के पास जाती है और उसे वो चार्म देती है। वो कहती है कि उसने इसमें चार्म्स दिए हैं ताकि मिशन में उसकी हिफाजत हो। जॉर्मन प्रॉमिस करता है कि वो सेफ वापस आएगा ताकि उसकी रेपुटेशन ख़राब ना हो। सारी ये देख के खुश होती है। जब वो पैलेस में घूम रही होती है, किंग उसे कहता है कि एक्टिंग क्वीन के तौर पे उसकी पहली ड्यूटी डिसाइड हो गई है। वो एक कैरेज में सरल की तरफ जाएगी जो एक वेसल स्टेट है। किंग बताता है कि सरल की रूडर टेड और उसकी कंसोर्ट का एक नया बेटा है जिसका नाम कारा है। एक्टिंग क्वीन कंसोर्ट की हैसियत से उसे कारा को ब्लेसिंग देनी है, क्योंकि यहाँ काफी सालों से कोई क्वीन नहीं रही, इसलिए ये काम प्रीस्ट करते आए हैं। इधर टेड की कंसोर्ट उससे बैक करती है कि वो ब्लेसिंग्स का राइट रिफ्यूज कर दे, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई ह्यूमन उसके बेटे को टच करे। टेड उसे याद दिलाता है कि वो एक वेसल स्टेट है, इसलिए ये बात माननी ही होगी। अब जब किंग और सारी वहाँ पहुँचते हैं तो टेड उन्हें अपनी स्टेट में वेलकम करता है। सारी अपना इंट्रोडक्शन कराती है और बताती है कि वो एक्टिंग क्वीन कंसोर्ट है और कहती है कि वो उनके बेटे को ब्लेसिंग्स देगी। टेड की कंसोर्ट सारी को अजीब नज़रों से देखती है। वो कहती है कि उनके बेटे की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, शायद कल तक वो ब्लेसिंग्स के लिए तैयार हो जाए। डिनर में सारी को प्रॉपर गेस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन उसके हाथ से फॉर्क गिर जाता है और उसे अचानक चक्कर आने लगते हैं। किंग नोटिस करता है कि कुछ तो गलत है। उठ के कहता है कि वो थक गया है और आराम करना चाहता है। वो सारी को अपने साथ कमरे में ले जाता है। सारी बताती है कि टेड की कंसोर्ट का बिहेवियर उसके उन पेरेंट्स की याद दिलाता है जिन्होंने उसे एक सेक्रीफाइस की तरह पाला था। वो कहती है कि उसे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। किंग उसे कटल करता है। वो कहता है कि उसे नहीं पता क्या कहना चाहिए, इसलिए वो बस उसके एक्शंस की कॉपी करने लगता है। ये देख के सारी को अच्छा फील होता है क्योंकि किंग उसके साथ है। अगली सुबह सारी कारा को ब्लेसिंग्स देने वाली होती है, लेकिन कारा अचानक रोना शुरू कर देता है। टेड की कंसोर्ट कहती है कि ब्लेसिंग्स पोस्टपोन कर दी जाए। सारी मान जाती है। एनाबस नोट करता है कि वो अपने इकलौते बेटे से बहुत अटैच है, इसलिए उसे शक है कि वो हर तरह से ब्लेसिंग्स का राइट अवॉइड करने की कोशिश करेगी। वो सोचता है कि सारी अब क्या करेगी। बाहर सारी कारा को सूद करने की ऑफर करती है, लेकिन कारा की मॉम कहती है कि वो खुद संभाल लेगी और सारी को पैलेस देखने को कहती है। कारा की बहन टेट्रा अपनी मर्जी से सारी को पैलेस दिखाने की ऑफर करती है। वो बताती है कि शायद उसकी मॉम ही नहीं चाहती कि सारी कारा को ब्लेसिंग्स दे। वो कहती है कि वो सारी की हेल्प कर सकती है, लेकिन इसके लिए सारी को उसकी बातों को फॉलो करना होगा। सारी इसकी बात मान जाती है। टेट्रा उसे कुछ बातें बताती है। सारी को ये सुन के बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। टेट्रा सारी को अपना घोड़ा बनने का ऑर्डर करती है। सारी ऐसा ही करती है और फिर उसे अपने ऊपर बैठने को कहती है। टेट्रा पूछती है कि उसे क्या हुआ। टेट्रा सारी को देख के थोड़ा हैरान होती है। उसके ख्याल में वो ये सब सिर्फ अपनी मॉम को इम्प्रेस करवाने के लिए कर रही थी, लेकिन सारी कहती है कि वो इतना एंजॉय कर रही है कि ये बात उसके माइंड से निकल ही गई। सारी अब उसे अपने पीठ पे लेके घूमने लगती है, लेकिन टेट्रा उसे इडियट कहती है। वो बताती है कि उसकी मॉम को सिर्फ कारा की परवाह है। कारा वो हायर है जो उसके पेरेंट्स हमेशा चाहते थे। उसकी सारी बड़ी बहनें शादी करके जा चुकी हैं और वो जानती है कि उसके साथ भी ऐसा ही होगा। टेट्रा सोचती है कि उसकी मॉम यानी कार्ला उसे रास्ते से हटाना चाहती है, लेकिन सारी कहती है कि ऐसा नहीं है। वो तुमसे बहुत प्यार करती है, बस उसे एक्सप्रेस करना नहीं आता। टेट्रा फिर भी खुद को अनवांटेड समझती है और भाग के पैलेस के सबसे ऊंचे टॉवर पर पहुंच जाती है। वो अपनी जान लेने के बारे में सोच रही होती है। किंग वहीं होता है। सारी उसके पास पहुंचती है और कहती है कि ये मत करो। टेट्रा कहती है कि उसकी जिंदगी के कोई मायने नहीं। सारी कहती है कि वो टेट्रा के साथ फिर खेलना चाहती है, लेकिन टेट्रा याद करती है कि उसकी मॉम सिर्फ उसके भाई के पैदा होने के बाद रोई। उसकी अपनी पैदा होने पे कोई भी खुशी नहीं मनाई गई। जब वो नोटिस करती है कि सब उसे देख रहे हैं तो उसे अच्छा लगता है। वो कहती है कि उसका आखिरी एक्ट सबको बहुत अच्छा लग रहा है। उसी वक्त कारा आ जाता है। सारी टेट्रा को रियलाइज कराती है कि वो ये सब सिर्फ अपनी माँ का ध्यान खींचने के लिए कर रही है। टेट्रा एक कदम पीछे होती है और गिरने लगती है। सारी उसके पीछे जंप करके उसे पकड़ लेती है। उन दोनों को बचा लिया जाता है। सारी उसे कहती है कि दोबारा ऐसा बिल्कुल मत करना। वो उसके फोरहेड पे किस करती है और कहती है कि वो खुश है कि उसने इस दुनिया में जन्म लिया। ये सुन के टेट्रा रोना शुरू कर देती है और सारी से लिपट जाती है। ये सब देख के कार्ला को रियलाइज होता है कि वो अपने बेटे में इतनी बिजी थी कि टेट्रा को कभी हक भी नहीं कर पाई। टेड किंग से माफी मांगता है, लेकिन किंग कहता है कि अपनी बेटी को प्रायोरिटी दो। टेट्रा सेफली नीचे आती है और कार्ला फौरन उसे हक करती है। टेट्रा से माफी मांगती है और सारी का
शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसकी बेटी की जान बचा ली। ब्लेसिंग्स की सेरेमनी होती है जहां कार्ला सारी को अपने बेटे को ब्लेस करने देती है। एनाबस अभी भी सारी को क्वीन मानने से इनकार करता है, लेकिन वो अब उसकी दूसरों को चेंज करने की एबिलिटी को रिकग्नाइज करता है। उस शाम टेट्रा सारी के साथ वक्त बिताती है। टेट्रा रिवील करती है कि उसे एनाबस पसंद है। वो सोचती है कि दोनों का अच्छा मैच होगा क्योंकि उसका खून ज़्यादा स्ट्रांग है और इससे उसे उस रेस के बच्चे हो सकेंगे। मालूम होता है कि बीस्ट के बच्चे उस पेरेंट्स के जैसे होते हैं जिसका ब्लड लाइन ज़्यादा स्ट्रांग हो। टेट्रा सारी को कहती है कि फ्यूचर में उसे किंग के बच्चे पैदा करने होंगे, इसलिए उसे इस कॉन्सेप्ट से फेमिलियर होना चाहिए। रात को जब सारी सोने की कोशिश करती है, किंग आता है, कहता है कि उसे बात करनी है। उसे एक कैजुअल जगह ले जाता है और दोनों किंग की ड्यूटी के बारे में बात करते हैं कि उसे हायर पैदा करना है। लेकिन किंग को पता है कि उसकी ब्लड लाइन डिफरेंट है, इसलिए उसे यकीन नहीं कि वो अपने बच्चों से मोहब्बत कर पाएगा या नहीं। वो बताता है कि उसके पेरेंट्स ने भी उसे मोहब्बत नहीं की। फ्लैशबैक में पता चलता है कि किंग बगैर माँ और सिबलिंग्स के पला। उसके बाप ने उसे सख्त तरीके से बड़ा किया। रेवलेशंस की रात उसे सेल में लॉक कर दिया जाता, लेकिन फिर भी वो सोचता था कि बाप उसे एक अच्छा किंग बनाना चाहता है, इसलिए ये सब कुछ करता है। मरने से पहले उसका फादर उसे पकड़ता है। वो कहता है कि वो अपना थ्रोन उसे नहीं देना चाहता क्योंकि उसकी ब्लड लाइन गंदी है। उसका बाप बताता है कि वो उसे हेट करता है। फिर उसे खून की उल्टी होती है और वो मर जाता है। सभी को लगा कि किंग को उसके फादर ने मरने से पहले हक किया, मगर हकीकत तो कुछ और थी। बाद में पता चला कि उसका फादर बीमार था, लेकिन ये बात पब्लिक नहीं हुई। आज भी किंग नहीं जानता कि उसके फादर ने एक ह्यूमन के साथ बच्चा क्यों पैदा किया। वो अपने ब्लड को कर्स करता है और कहता है कि वो ये अपने हायर्स में नहीं डालना चाहता। सारी रोना शुरू कर देती है क्योंकि किंग अपने ह्यूमन खून को कर्स समझता है। तो किंग उसे चीयर अप करता है और कहता है कि वो इस ब्लड को चूज नहीं कर सकता था जिसमें पैदा हुआ, लेकिन उसे सारी को चूज किया और उसकी मौजूदगी उसके लिए एक ब्लेसिंग है। वो प्रॉमिस करता है कि वो उनके फ्यूचर बच्चों की हिफाजत करेगा और कहता है कि वो उसे अपनी क्वीन बनाना चाहता है और उसे किस करता है। इसके बाद वो सरल से वापस आते हैं। किंग सारी को कहता है कि वो खुद पे ज्यादा प्रेशर ना डाले, उसे अपना पहला टास्क पूरा कर लिया था। वापस अपने पैलेस में किंग सारी को कहता है कि वो माजा सिटी में स्टेशन ट्रूप्स के पास जाए, लेकिन वो इस बार उसके साथ नहीं जा सकता। एनाबस ने किंग को बताया कि उसका एक दोस्त मर रहा है, इसलिए उसे उससे मिलने जाना चाहिए। इसके अलावा एक बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट भी किंग की मौजूदगी में ही होनी थी। सारी इस टास्क को एक्सेप्ट करती है और किंग को कहती है कि वो फिक्र ना करे, वो अकेले इस सबको हैंडल कर सकती है। अब जब सारी अपनी पैकिंग करती है तो किंग उसे मिलने आता है। सारी बताती है कि वो नर्वस है, वो किंग के बगैर रहने की बिल्कुल भी आदी नहीं, लेकिन उसे खुद प्रूव करना है कि वो ये काम अकेले कर सकती है ताकि एक अच्छी क्वीन बन सके। इसके बाद किंग अपने काम को चला जाता है और सारी अपने। एनाबस सारी को कहता है कि इस ट्रिप के लिए उसे नया गार्ड चाहिए। वो कहता है कि अब वक्त आ गया है कि वो क्वींस गार्ड का कैप्टन चूज करे जो उसका राइट हैंड होगा, लेकिन कोई भी ह्यूमन होने की वजह से उसकी सर्विस के लिए वॉलंटियर नहीं करता। तभी एक हैनियन अचानक एनाबस पे पैर रख देता है और वॉलंटियर करता है। वो अपना नाम लैंटो बताता है। एनाबस एडवाइस करता है कि सारी केयरफुली चूज करे। वो कहता है कि लैंटो क्वीन का गार्ड बनने के लिए बहुत रूड है और सजेस्ट करता है कि कॉम्बैट में उसकी स्किल को टेस्ट किया जाए, लेकिन लैंटो फौरन एनाबस के मास्क को ही काट डालता है और दिखाता है कि उसकी स्किल्स कितनी बढ़िया है। सारी उसे ऐसा करने से रोकती है और इस तरह लैंटो को सारी का गार्ड बना दिया जाता है। अब वो माजा की तरफ निकलते हैं। रास्ते में लैंटो ड्राइवर को रूट चेंज करने को कहता है। वो कहता है कि थोड़ा शॉर्टकट रास्ता लो। सारी उससे पूछती है कि उसने वॉलंटियर क्यों किया, तो वो कहता है कि सिर्फ इसलिए ताकि उसे कैप्टन बना दिया जाए, क्योंकि ये एक हाई रैंक है। उसे पता था कि ये पोजीशन आसानी से मिलेगी, लेकिन अभी भी पूरा यकीन नहीं था कि वो अकेला वॉलंटियर था। वो सोचता है कि वो लकी था क्योंकि वो ह्यूमन है। उसी वक्त डेजर्ट में से गुजरते हुए सर्पेंट्स का एक ग्रुप उन्हें अटैक करता है और एक सर्पेंट सारी को खाने वाला होता है, लेकिन लैंटो उसे बचा लेता है और मॉन्स्टर्स को आसानी से डिफीट करता है। गार्ड्स लैंटो को ब्लेम करते हैं कि ये रास्ता उसी की वजह से चूज किया गया था क्योंकि उसी ने रूट चेंज करवाया। सारी उन्हें रोकती है और कहती है कि आपस में मत लड़ो। लैंटो सोचता है कि क्या सारी उसे सस्पिशियस समझती है। सारी कहती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं समझती, लेकिन अभी वो उस पर सही से ट्रस्ट भी नहीं कर सकती। लैंटो रिवील करता है कि गार्ड सही कह रहे थे। उसने चाहा था कि डेजर्ट में सर्पेंट्स का इनकाउंटर उनके साथ हो ताकि वो खुद को प्रूव कर सके, लेकिन वो प्रॉमिस करता है कि सारी को कुछ भी नहीं होने देगा क्योंकि उसके मरने से वो खुद ट्रबल में पड़ जाएगा। ये सुनने के बाद सारी को लैंटो पे कुछ ट्रस्ट होने लगता है। वो कहती है कि वो उसे अपना नाम चमकाने के लिए यूज कर सकता है, लेकिन कभी भी दूसरों को खतरे में नहीं डालना चाहिए। लैंटो उसकी बात समझ जाता है। अब वो माजा सिटी पहुंचते हैं जहां सोल्जर्स लैंटो के बारे में बात करते हैं क्योंकि वो एक हिनियन है। लैंटो जब ये बात सुनता है तो वो उन्हें भी इम्प्यूडेंट कहता है और अपनी पोजीशन के बारे में बताता है। ट्रूप्स का कैप्टन टायन
कैप्टन अपने आदमियों को पोस्ट पे वापस जाने का ऑर्डर देता है और सारी को कहता है कि अभी फौरन सोल्जर्स को एड्रेस करो क्योंकि वक्त कम है। सारी सोल्जर्स के सामने आती है और अपना इंट्रोडक्शन एक्टिंग क्वीन कंसोर्ट की हैसियत से कराती है और कहती है कि किंग का उन सब के लिए एक मैसेज है। वो कहती है कि उनकी सर्विसेज किंगडम के लिए ज़रूरी हैं, इसलिए उन्हें अपने रोल्स पे फख्र होना चाहिए और डिसिप्लिन के साथ अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना चाहिए। वो सबसे किंग की सपोर्ट करने की रिक्वेस्ट भी करती है। सारी ने एक अच्छी स्पीच डिलीवर की, लेकिन लैंटो कहता है कि उसे ज़्यादा अथॉरिटेटिव होना चाहिए था। वो वहाँ सबसे हाईएस्ट रैंकिंग पर्सन थी। अब वो माजा सिटी के रूलर ब्रॉन से मिलती है, जो उन्हें बताता है कि साइनिंग सेरेमनी कल सुबह होगी। वो बताता है कि ज़मीन में एंटायर मोनार्किस्ट इंसर्जेंसी चल रही है। क्योस इसलिए ज़्यादा लंबा चला क्योंकि कोई रूलर नहीं था, लेकिन साइनिंग सेरेमनी से रेबल्स शांत हो जाएंगे। उस शाम सोल्जर्स लैंटो पे एंटी मोनार्किस्ट होने का इल्ज़ाम लगाते हैं क्योंकि वो एक है। लैंटो उसे लड़ने के लिए तैयारी करता है, लेकिन सारी उसे रोकती है। वो पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। सोल्जर्स एक्सप्लेन करते हैं कि लैंटो पे उन्हें डाउट है। वो कहते हैं कि शायद सारी हीनियंस के बारे में नहीं जानती, लेकिन सारी लैंटो को डिफेंड करती है। वो कहती है कि वो जानती है कि हीनियंस ने पास्ट में किंगडम के साथ खयानत की, लेकिन उसे नहीं लगता कि इस सब से लैंटो का कोई ताल्लुक है। ये सुन के सोल्जर्स माफ़ी मांगते हैं, लेकिन कहते हैं कि वो सारी पे भी ट्रस्ट नहीं करते। जब सोल्जर्स चले जाते हैं तो लैंटो रिवील करता है कि आखिरी किंग ने इनोसेंट हीनियंस को एग्जीक्यूट किया था, इसलिए वो रॉयल फैमिली को तबाह करके उनका बदला लेना चाहता था। वो सारी को वार्न करता है कि वो उस पर अभी ट्रस्ट ना करे क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। सारी कहती है कि वो तो उसे इनक्रेडिबली ऑनेस्ट लगता है। वो कहती है जो इंसान क्लियर कंसाइंस के साथ लोगों को फूल नहीं कर सकता, वो इस तरह भी नहीं कर सकता। वो उसे ट्रस्ट करना ही चूज करती है। ये सुन के लैंटो को रियलाइज होता है कि सारी बहुत अच्छी है। अगली सुबह सारी उसके कमरे में आती है, लेकिन वो वहाँ नहीं होता। कोई मदद के लिए चिल्लाता है तो पता चलता है कि ब्रॉन पे किसी ने अटैक किया। ब्रॉन सर्वाइव कर जाता है और अपने अटैकर की डिस्क्रिप्शन देता है। एक हुडेड आदमी था जिसकी एक आंख थी। ब्रॉन के पास कोई सबूत नहीं था कि वो कौन था, लेकिन वो उसके चंद बाल तोड़ने में कामयाब हुआ था। ऑफिशियल सोचने लगते हैं कि अटैकर अंदर कैसे घुसा और टाइम से एक्सप्लेनेशन मांगने लगते हैं। तभी एक सोल्जर बोलने लगता है कि वो कल्प्रिट का नाम बता सकता है। लैंटो कमरे में आता है और सोल्जर्स फौरन उसे ब्रॉन पे अटैक करने का इल्ज़ाम देते हैं। ऑफिशियल सोचते हैं कि वो डिस्क्रिप्शन से मैच करता है, इसलिए उन्हें यकीन हो जाता है कि वो ही गिल्टी है। सोल्जर्स उसे घेर लेते हैं। एक सोल्जर पूछता है कि वो रात को क्या कर रहा था। लैंटो कहता है कि वो बिल्डिंग के ऊपर सो गया था। सोल्जर्स को ये काफ़ी कमज़ोर एक्सक्यूज़ लगता है। सोल्जर्स को ऑर्डर दिया जाता है कि लैंटो को अरेस्ट कर लो। वो चार्ज करते हैं, लेकिन सारी रास्ते में आ जाती है। वो कहती है कि वो लैंटो की इनोसेंस को प्रूव करेगी। सोल्जर्स उसे ट्रस्ट नहीं करते। वो सोचते हैं कि वो किसी को फ्रेम करेगी ताकि लैंटो बच जाए, लेकिन टाइन उसके साथ जाने की ऑफर करता है और जो हुआ उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। लैंटो को तब तक डिटेन किया जाता है जब तक वो क्लियर ना हो जाए। डंजन में लैंटो सारी के बारे में सोचता है। वो सारी के स्ट्रेंज बिहेवियर को लेकर कुछ अजीब फील करता है क्योंकि पहले कभी किसी ने उसकी ऐसे हिफाजत नहीं की। फ्लैशबैक में पता चलता है कि हीनियंस को दूसरे बीस्ट से अलग रहना पड़ता है, लेकिन हीनियन ने भी लैंटो और उसकी माँ को कट ऑफ कर दिया था क्योंकि उसका बाप हीनियन डिस्ट्रिक्ट का नहीं था। उसकी माँ एक डिजीज से मर रही होती है और लैंटो अपनी मुश्किल से कमाई हुई रकम से दवाई खरीदते हैं, लेकिन वापस जाते वक्त दो सोल्जर्स उसे रोक लेते हैं। इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसने दवाई चुराई। लैंटो एक्सप्लेन करता है कि उसने खरीदी है, लेकिन वो नहीं मानते और दवाई भी छीन लेते हैं। उसे वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन सोल्जर्स उसे गिरा देते हैं और चले जाते हैं। लैंटो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ ये दवाई वापस कर दो। इसी वजह से उसकी माँ मर जाती है। तब से उसके माइंड में यही आता है कि अब उसे कुछ ना कुछ करना है। इसीलिए वो सोल्जर्स ने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया क्योंकि उसके पास अब एक हाई रैंक था। प्रेजेंट में लैंटो रियलाइज करता है कि वो खुद से सच नहीं बोल रहा। उसे सारी को कहा था कि उसे ट्रस्ट मत करो, लेकिन वो हमेशा अंदर से ये चाहता था कि कोई उसे ट्रस्ट करे। अगली सुबह लैंटो प्रिजन से रिलीज होता है जब कल्प्रिट ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सारी बताती है कि उसने जो फर कलेक्ट किया था वो एविडेंस के तौर पे यूज किया और मालूम हुआ कि ह्यूमंस बीस्ट के मुकाबले में ज्यादा अच्छे से कलर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो वो घूम घूम के फर का कलर दूसरे बीस्ट के साथ मैच करती रही जब तक उस स्पीशीज का पता न चल गया। फिर उन्होंने उस स्पीशीज के मेंबर्स को इकट्ठा किया और जो सस्पिशियस बिहेव कर रहा था उसे पकड़ लिया। बैकग्राउंड चेक से पता चला कि कल्प्रिट एक एंटी मोनार्किस्ट था और उसका गोल साइनिंग सेरेमनी रोकना था।
सेरेमनी प्रोसीड होती है और ब्रॉन को सिटी का रूलर अपॉइंट किया जाता है। सारी टाइन को थैंक्स करती है और उसने लेंटो की इनोसेंस प्रूव करने में उसकी मदद की। वो कहती है कि काश वो दोबारा मिले, लेकिन टाइन कहता है कि ये शायद मुमकिन नहीं। उसके आदमियों की नाकामी की वजह से ही कल्प्रिट अंदर घुस पाया और ये उसकी बहुत बड़ी नाकामी थी, इसलिए वो अपनी कैप्टन की पोजीशन खोने वाला है। इसके बाद कैप्टन टाइन सारी को फेयरवेल कहता है। लेंटो बताता है कि वो सिर्फ रैंक्स में ऊपर आना चाहता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अथॉरिटी वाले लोग उसे अब्यूज करें, लेकिन वो शुक्रगुजार है कि सारी ने उसे बिलीव किया। वो उसकी लॉयल्टी की कसम खाता है। अब वो वापस आते हैं तो लेंटो को किंग के सामने क्वींस गार्ड के कैप्टन की हैसियत से पेश किया जाता है। किंग पूछता है कि क्या वो हीनियन है, तो लेंटो बोल्डली पूछता है कि क्या ये प्रॉब्लम है। वो कहता है कि वो किंग को पीठ में नहीं घोंपेगा, यानी उसे धोखा नहीं देगा, क्योंकि उसे एक्चुअली किंग की परवाह ही नहीं। एनाबस कहता है कि अपनी जुबान संभाल के बात करो, लेकिन लेंटो कहता है कि वो किंग के लिए काम नहीं करता। एनाबस उसके इस बिहेवियर पे भड़क जाता है। उसे सारी की पहली अराइवल याद आती है। दोनों झगड़ने लगते हैं, लेकिन किंग उन्हें डांटता है और ये देख के लेंटो डर जाता है। किंग लेंटो से पूछता है कि क्या उसे अपने आप पे प्राउड है। लेंटो कहता है कि वो हीनियन होने पे प्राउड करता है, वो खुद से नफरत नहीं करता। वो कहता है कि सिर्फ सारी ही उसे बॉस कर सकती है। किंग उसे क्वींस गार्ड का कैप्टन एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि अब से तुम सारी के भी कैप्टन गार्ड हो। जॉर्मन अपने आदमियों के साथ रेबल्स के खिलाफ लड़ता है और विलेजर्स को बचाता है। वो पैलेस वापस आता है और रिपोर्ट करता है कि 0 कैजुअलिटीज हुई, लेकिन किंग नोटिस करता है कि कुछ तो गलत है। जब वो पैलेस में घूम रहा होता है तो वो एमिट से टकराता है और कहता है कि कुछ कहना चाहता है। ये सुन के एमिट नर्वस हो जाती है। वो उसे टेरेस पे ले जाता है और एमुलेट वापस करता है। वो कहता है कि उसने उसे प्रोटेक्ट किया, लेकिन वो खुद को उसके लायक नहीं समझता, इसलिए चाहता है कि वो इस एमुलेट को किसी और को दे दे। सारी ये सुन लेती है और सोचती है कि जॉर्मन ने ये क्यों वापस किया। लेंटो सोचता है कि क्योंकि जॉर्मन को अब इसकी ज़रूरत नहीं। एमिट सोचती है कि जॉर्मन सही कह रहा है, लेकिन सारी ये बात नहीं मान सकती थी। वो सीधी जॉर्मन के पास जाती है और पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। जॉर्मन कहता है कि अभी वो इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। तभी लेंटो आता है और जॉर्मन को अपना इंट्रोडक्शन कराता है और चैलेंज देता है एक ड्यूएल का। दरअसल ये लेंटो का एक प्लान था, क्योंकि अगर जॉर्मन जीता तो वो सारी के सवाल का जवाब देगा। वो कहता है कि वो लॉयल्टी की वजह से ये कर रहा है। किंग जॉर्मन को चैलेंज एक्सेप्ट करने को कहता है क्योंकि वो लेंटो को फाइट करते देखना चाहता है। जॉर्मन उस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। फाइट शुरू होती है। सारी किंग से पूछती है कि वो उन्हें लड़वाना क्यों चाहता है। किंग कहता है कि वो कुछ कंफर्म करना चाहता है। लेंटो जॉर्मन पे झपटा मारता है। जॉर्मन उसे रोक के किक करता है और जॉर्मन मैच जीत जाता है, लेकिन किंग रियलाइज करता है कि कुछ गलत है। सारी को बताया जाता है कि जॉर्मन इंजर्ड है। एमिट ये सुन लेती है तो वो जॉर्मन के पास जाती है। उसका जख्म देखती है और उसे रिकवर करने के लिए कुछ देती है। एमिट सोचती है कि शायद इसीलिए उसने एमुलेट वापस किया और रोना शुरू कर देती है। वो सोचती है कि उसका एमुलेट फेल हो गया। जॉर्मन कंफर्म करता है। वो कहता है कि वो नहीं चाहता था कि एमिट सैड हो। एमिट रियलाइज करती है कि जब उसने एमुलेट वापस किया तो वो उसके बारे में सोच रहा था। वो जानती है कि वो हमेशा बैटल में अपनी जान रिस्क करता है, इसलिए चाहती है कि अब वो इस एमुलेट को अपने पास रखे। इधर हम इलिया को जंगल में चलते देखते हैं। वो देखता है कि कुछ मेल्टेड बीस्ट एक बच्चे को थामे हुए हैं। वो उनमें से एक बीस्ट को मारता है तो बच्चा जमीन पे गिर जाता है। बाकी बीस्ट भाग जाते हैं। इलिया बच्चे की हालत चेक करता है, लेकिन जब पता चलता है कि वो बच्चा बीस्ट है तो उसकी तरफ अपनी स्वर्ड कर लेता है। वो बच्चा इलिया को थैंक्स करता है कि उसने उसे बचाया। अब वो अपना नाम मैलो बताता है। इलिया अपनी स्वर्ड नीचे करता है। उसके ख्याल में एक बच्चे के साथ लड़ना बेवकूफ़ी है। वो मैलो को घर जाने को कहता है, लेकिन मैलो तो रास्ता ही नहीं जानता था, तो इलिया उसे बॉर्डर तक ले जाता है। अब चलते चलते मैलो अचानक गायब हो जाता है। इलिया सोचता है कि शायद उसे किसी ने किडनैप कर लिया, लेकिन फिर पता चलता है कि मैलो बस फूलों के साथ खेलना चाहता था। इलिया उससे पूछता है कि बीस्ट ने उसे किडनैप क्यों किया। मैलो बताता है कि बच्चों को किडनैप करके उन ह्यूमंस को बेचा जाता है जो उन्हें प्ले थिंग्स की तरह ट्रीट करते हैं। इलिया रियलाइज करता है कि जो बीस्ट उसने देखे वो ह्यूमंस के लिए काम करते हैं और उसे उन बीस्ट के साथ अपना पहला एनकाउंटर याद आ जाता है, जिससे उसे रियलाइज होता है कि वो सब कितना अच्छा था। मैलो ये नोटिस करता है तो इलिया के पास आता है और पूछता है कि क्या उसे कोई तकलीफ है, लेकिन इलिया उसे धिक्का देता है। मैलो अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है कि वो इलिया को बगैर टच किए उससे रब करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसकी मॉम यही करती है जब वो हर्ट होता है। एक एरो मैलो के करीब से निकलता है।
दो ह्यूमंस आते हैं, कहते हैं कि बीस्ट ने बुरा काम किया। वो रिवील करते हैं कि वो एक नोबल के लिए काम कर रहे हैं और मैलो उनका टारगेट है। वो मैलो को पकड़ लेते हैं और उन्हें लगता है कि इलिया भी एक बीस्ट हंटर है। वो पूछते हैं कि क्या वो भी मैलो के पीछे है। इलिया कहता है कि उसे सबकी कोई परवाह नहीं, लेकिन फिर मैलो की चीख सुनाई देती है तो इलिया को अपनी बहन याद आ जाती है जो एक बीस्ट ने मार दी थी। इलिया अचानक उन्हें रोकता है और कहता है कि उसे वो लोग पसंद नहीं जो दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। अब इलिया और उनके दरमियान फाइट होने लगती है। वो मैलो को भागने को कहता है। मैलो नोटिस करता है कि एक अटैकर इलिया को मारने के लिए टारगेट कर रहा है तो वो रास्ते में आ जाता है, जिससे इलिया बच जाता है और मैलो को भी कुछ नहीं होता क्योंकि अटैकर मैलो को जिंदा वापस लेके जाना चाहते थे। इलिया उनके सारे वेपन्स तोड़ देता है और कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो चले जाओ। ये सुन के वो ह्यूमंस वहां से भाग जाते हैं। इलिया सोचता है कि मैलो बड़ा होकर ह्यूमंस को मारेगा, लेकिन उसे सारी की बात याद आती है कि सभी बीस्ट इवल नहीं होते और वो यकीन करने लगता है कि बीस्ट बिल्कुल ह्यूमंस जैसे हैं। इलिया मैलो को थैंक्स करता है कि उसने उसकी जान बचाई। अब वो बॉर्डर में पहुंचते हैं तो इलिया उसे फेयरवेल कह के चला जाता है। हम किंग और सारी को एक शिप पे देखते हैं। किंग बताता है कि एंटी मोनार्किस्ट ग्रुप अब एक्टिव नहीं है। ये रीसेंट मीटिंग में डिस्कस हुआ और ऑफिशियल्स ने उसे ये अच्छी खबर सुनाई, लेकिन एनाबस सोचता है कि ये ग्रुप्स मिलके काम कर रहे हैं। किंग सारी को कहता है कि वो आराम करे क्योंकि उनके अगले टास्क में उसकी कोई स्पेसिफिक ड्यूटी नहीं। सारी सोचती है कि फ्री टाइम में क्या करे। वो एक अच्छी क्वीन बनना चाहती थी। किंग उसे कहता है कि तुम अपने दिल की सुनो। रॉयल पैलेस में एनाबस को अर्जेंट रिपोर्ट मिलती है कि उनकी टेरिटरी पे अटैक हो रहा है। वो अपने सर्वेंट्स को किंग को मैसेंजर बीट्स के जरिए इन्फॉर्म करने को कहता है। किंग मैसेज रिसीव करता है और वापस जाने का फैसला करता है, लेकिन सारी जानती है कि उनका करंट टास्क भी इम्पोर्टेंट है तो ऑफर करती है कि वो उनके लिए काम करेगी। किंग रिफ्यूज करता है कि उसे अकेले नहीं जाना चाहिए। सारी कहती है कि वो बस अपने दिल की सुन रही है, वो उसकी मदद करना चाहती है। किंग परमिशन दे देता है, लेकिन कहता है कि खुद को खतरे में मत डालना। वो सारी की रिंग पर कुछ स्पेल पढ़ के फूंकता है और फिर वापस चला जाता है। एक नेवल पेट्रोल एक इलीगल वेसल को इनकाउंटर करता है और उसे रुकने का ऑर्डर देता है, लेकिन जब वो उस इलीगल वेसल के पास पहुंचते हैं तो एक बीस्ट जिसका नाम फेनरिर है आसमान से नीचे आता है और पेट्रोलमैन को मार देता है। इलीगल वेसल से भी एक बीस्ट आ जाता है जिसका नाम गैलेपनिर है। पता चलता है कि वो फेनरिर का ही इंतजार कर रहा था। वो साथ में एक फ्लाइंग बीस्ट पे सवार होते हैं। फेनरिर रॉयल पैलेस पे जाकर किंग को मारना चाहता है। वो रॉयल शिप देखते हैं और अटैक करते हैं, वहां सबको मार देते हैं। एक सोल्जर पूछता है कि वो कौन है तो फेनरिर कहता है कि वो बीस्ट्स का किंग है। वो रिवील करता है कि उसके मिनियंस अभी किंग की तरफ चले गए हैं और वहां की टेरिटरीज में इन्वेजन कर रहे हैं। वो किंग को मारने के बाद उसका थ्रोन ले लेगा। सोल्जर्स उन पे चार्ज करते हैं, लेकिन गैलेपनिर फौरन उन्हें फ्लाइंग स्वर्ड से मार डालता है। फेनरिर पूछता है कि शिप पे सबसे बड़ा रैंक किसका है, लेकिन सोल्जर्स चुप रहते हैं। वो सोचता है कि वो सबको एग्जीक्यूट कर देगा, लेकिन तभी सारी अचानक सामने आती है। रॉयल पैलेस में किंग को पता चलता है कि उनकी 2 टेरिटरीज पे अटैक हो रहा है। वो सोचता है कि अपनी फोर्सेस को डिवाइड करे, लेकिन एनाबस सजेस्ट करता है कि मेन फोर्स को कैपिटल में रखा जाए किसी स्नीक अटैक के केस में, जबकि वो खुद उन सबको मारने के लिए जाना चाहता था या फिर रेबल्स से डील करने के लिए। शिप पे सारी अपना इंट्रोडक्शन कराती है कि वो एक्टिंग क्वीन की हैसियत से यहाँ पे है। वो फेनरिर को कहती है कि मुझे ले जाओ और बाकी सबको छोड़ दो। फेनरिर सोचता है कि वो वर्थलेस है क्योंकि वो ह्यूमन है। सारी कहती है कि किंग उससे बहुत प्यार करता है। वो कहती है कि उसकी अपीयरेंस मैटर नहीं करती। फेनरिर सोचता है कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन गैलेपनिर बताता है कि ये सच कह रही है। तो फेनरिर फैसला करता है कि सारी को सेक्रीफाइस की तरह वो यहाँ से ले जाएगा। लेंटो फौरन उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गैलेपनिर अपनी स्वर्ड से लेंटो पे अटैक करता है। वो लेंटो को मारने ही वाला था, लेकिन सारी उसे रोक देती है। वो उन्हें याद दिलाती है कि वो उनके साथ जाएगी, जबकि उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो किसी को भी हर्ट नहीं करेंगे। ये सुन के फेनरिर अपने साथी को ऑर्डर करता है कि लेंटो को छोड़ दो। लेंटो सारी के लिए मरना चाहता था, लेकिन वो उसे ऑर्डर करती है कि पैलेस वापस जाओ और किंग जो कहे उसकी बात मानो। वो बीनू को ऑर्डर करती है कि इन सबको हील करो। सारी अपने वॉचर्स को कहती है कि किंग को मैसेज पहुंचा दो। फिर वो फेनरिर के साथ चली जाती है। सिविलियंस को इन्वेजन के बारे में पता चलता है तो घबराहट में पैलेस गेट्स पे इकट्ठे हो जाते हैं। सारी के दोस्त वापस पैलेस में आते हैं और किंग को बताते हैं उस सारी सिचुएशन के बारे में। किंग सारी को ढूंढने जाना चाहता है, लेकिन एनाबस उसे रोकता है। वो कहता है कि उसे पैलेस में रहना चाहिए। वो सजेस्ट करता है कि सर्च पार्टी भेजेंगे, लेकिन किंग जानता है कि फेनरिर उसका पुराना दुश्मन है, इसलिए उसे नहीं पता कि फेनरिर सारी के साथ क्या करेगा। एनाबस किंग को कहता है कि अगर वो जाने पर इंसिस्ट करता है तो ये उसके लिए खतरनाक है, क्योंकि उसकी ये हरकत किंगडम के लिए भी खतरनाक है और वो किंग की जगह किसी दूसरे को नहीं देख सकता। किंग खुद को काम डाउन करता है और अपने
अपने थ्रोन पे वापस बैठ जाता है। किंग को सारी का मैसेज मिल गया था। किंग को पता चलता है कि सारी ने कहा है कि उसे रेस्क्यू मत करो। किंग रियलाइज करता है कि सारी चाहती है कि वो लोगों की हिफाजत करे। किंग सिविलियंस को एड्रेस करता है। वो कंफर्म करता है कि वाकई में इन्वेजन हो रही है और कहता है कि घबराओ मत, मैं तुम सबको बचाऊंगा। वो फेनरिर के बारे में एक प्लान एग्जीक्यूट करता है। वो उसे हराना चाहता था इससे पहले कि वो पैलेस तक आ सके। वो डेथ और लाइफ की लड़ाई के लिए तैयार है। वो सारी को वापस पाना चाहता है और अपने किंगडम को भी प्रोटेक्ट करना चाहता है। किंग एक रिपोर्ट रिसीव करता है। उसे पता चलता है कि जो इन्वेडर्स हैं वो एक्चुअली एंटी मोनार्किस्ट हैं जो फेनरिर के लिए काम करते हैं। इधर हम लैंटो को देखते हैं जो बीनू के पीछे सारी को ढूंढने जाता है, लेकिन बीनू कहता है कि अब वो सारी को सेंस नहीं कर सकता, मतलब वो किसी बैरियर वाली जगह पे है। हम सारी को फेनरिर के बेस पे देखते हैं। वो उससे पूछती है कि वो किंग क्यों बनना चाहता है। फेनरिर रिवील करता है कि वो किंग की एक वेसल स्टेट का प्रिंस था। उसे अपने भाई यून से कम समझा जाता था। उसे एक मौका मिला प्रिंस के साथ लड़ने का ताकि वो अपनी वर्ड्स को प्रूव कर सके। वो ब्लू फ्लेम्स के साथ अटैक करने की तैयारी करता है, लेकिन प्रिंस एक पल में उसे ओवरवेल्म कर देता है। प्रिंस कहता है कि उसे फाइट पसंद नहीं, उन दोनों को दोस्त बन जाना चाहिए, लेकिन फेनरिर सोचता है कि शायद उसे ताना दिया गया है। उसका एक कान कट जाता है, उसका टाइटल उससे छीन लिया जाता है और उसे बाहर फेंक दिया जाता है। सारी को लगता है कि शायद वो किंग से जेलस है, लेकिन फेनरिर कहता है कि ये एक फेयर फाइट है। वो एक रीमैच चाहता है ताकि अपने आप को प्रूव कर सके। सभी बीस्ट को वो एक वापस नेचुरल ऑर्डर में लाना चाहता है। वो चाहता है कि उनमें सबसे स्ट्रांग उस किंगडम पे राज करे। वो बॉर्डर को तोड़ के ह्यूमंस का कंट्रोल भी लेना चाहता है। सारी कहती है कि अगर वो सिर्फ दूसरों को हर्ट करके स्ट्रांग फील करता है तो ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि एक्चुअली वो तो वीक है और किंग के खिलाफ उसका कोई भी चांस नहीं बनेगा। फेनरिर ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और इससे वो अपने फ्लेम्स अनलीश करता है, मगर इस सब से सारी को उसकी रिंग प्रोटेक्ट करती है। लेकिन इस सब के बाद वो बेहोश हो जाती है। फेनरिर और भी इंटरेस्टेड हो जाता है ये देख करके उसके पास किंग की प्रोटेक्शन रिंग है। हम एनाबस को कॉर्डन सिटी में देखते हैं जो कुछ इन्वेडर से डील करने आया है। तभी अचानक गैलिपनिर वहां आ जाता है। गैलिपनिर उसकी वैल्यू समझता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो अपनी साइड चेंज कर ले। वो कहता है कि उन सब के एंसेस्टर्स एक हैं, इसलिए उसे किसी बीस्ट की जगह एक वुल्फ किंग को सर्व करना चाहिए। लेकिन एनाबस रिफ्यूज करता है। वो कहता है कि उसने खुद वो किंग चूज किया जिसे वो सर्व करता है। तो गैलिपनिर ये सुन के उसे स्टैप कर देता है। इधर फेनरिर सारी के सामने तरह तरह के खाने और चीजें लेके आता है ताकि उसे अपने काबू में कर सके, लेकिन सारी सब ठुकरा देती है। फेनरिर पूछता है कि किंग उसे क्या देता है। सारी कहती है कि उसका दिल। फेनरिर विश करता है कि वो गैलिपनिर जैसी होती। वो उसे अपना लवेबल स्लेव कहता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि गैलिपनिर एक पप था जब उसे खाना चुराने पे कोई मारता है। फेनरिर उसे अपने साथ ले लेता है। गैलिपनिर को भी अपना पहला साथी मिलता है और इस तरह फेनरिर और वो हमेशा साथ साथ रहते हैं। एनाबस गैलिपनिर से कहता है कि वो किसी की भी जान नहीं लेना चाहता। गैलिपनिर एनाबस को एक और मौका देना चाहता था, लेकिन एनाबस रिफ्यूज कर देता है। गैलिपनिर उसे मार देने वाला होता है कि अचानक जॉर्मन आ जाता है। वो गैलिपनिर की फ्लाइंग स्वर्ड रोक लेता है। एनाबस से पूछता है कि वो यहाँ क्यों है, उसे तो किंग की हिफाजत करनी चाहिए थी। जॉर्मन कहता है कि किंग ने उसे यहाँ भेजा है, वो अपने दोस्त की हिफाजत करना चाहता था। जॉर्मन खुद को बचाते हुए गैलिपनिर पे चार्ज करता है। गैलिपनिर के ब्लेड्स पीछे से उसे मारने वाले होते हैं, लेकिन वो खुद को बचा लेता है और वो ब्लेड्स गैलिपनिर को ही काट डालते हैं। मगर गैलिपनिर अपने फ्लाइंग बीस्ट पर पीछे हट जाता है। वो कहता है कि वो अभी मर नहीं सकता। एनाबस सोचता है कि अगर वो उसका पीछा करेंगे तो फेनरिर का बेस ढूंढ लेंगे। हम देखते हैं कि लेंटो ने बेस ढूंढ ली है। अब जब वो सारी को ढूंढ रहा होता है तो अचानक फेनरिर सामने आ जाता है। सारी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, मगर वहाँ बीनू भी आ जाता है और उसे छुड़वा लेता है। वो बताता है कि ये उनका प्लान था कि फेनरिर को डिस्ट्रैक्ट किया जाए और वो यहाँ आके सारी को छुड़वा के यहाँ से भाग जाएगा। लेकिन सारी वापस जाने की डिमांड करती है। वो लेंटो को ऐसे मरने नहीं देना चाहती थी। लेंटो फेनरिर का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन वो कहता है कि वो क्वींस गार्ड का कैप्टन है, इसलिए वो उसके लिए मरने को तैयार है। सारी अचानक सामने आती है और उसे खींच ले जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। सारी कहती है कि गार्ड्स अपने मास्टर्स के लिए मरने के लिए नहीं होते। वो चाहती है कि जब वो ट्रू क्वीन बने तो वो वहाँ पे मौजूद हो। बीनू बैरियर से निकल आता है और लेंटो उन्हें गिरते वक्त पकड़ लेता है, लेकिन इस इम्पैक्ट से वो खुद गिर जाता है। सारी कॉप्स को मैसेज भेजती है। कॉप्स किंग को बताता है कि फेनरिर का बेस मिल गया है। सारी लेंटो को ले जाने लगती है, लेकिन फेनरिर उन्हें पकड़ लेता है। वो पूछता है कि अब वो क्या कर सकती है। वो कहता है कि मेरे सामने झुक जाओ, लेकिन लेंटो उसकी टांग में स्टैब कर देता है और सारी के साथ वहाँ से भागने लगता है। फेनरिर गुस्से में उनके पीछे उड़ता है, लेकिन किंग का होली बीस्ट उन्हें बचा लेता है। तब किंग भी सामने आ जाता है।
फेनर ये देख के एक्साइटेड हो जाता है कि अब तो उसे फाइट करने में मजा आएगा और वो किंग को टक्कर देगा। जॉर्मन और एनाबस भी वहां पहुंचने की जल्दी में है, लेकिन उनका रास्ता गैलिपनर ने रोक लिया है। वो कहता है कि फाइट को इंटरप्ट मत करो, उन्हें लड़ने दो, वो उन्हें रोकने के लिए कुछ भी करेगा। जॉर्मन जानता है कि वो कुछ नहीं कर सकते। किंग अपनी पावर अनलीश करता है और फेनर से टकराता है, लेकिन दोनों को कुछ कुछ डैमेज होता है। फेनर पूछता है कि बस इतना ही, और फिर आगे बढ़ता है और एक ह्यूज ब्लास्ट होता है जो पूरा एरिया बर्बाद कर देता है। किंग घुटनों पे आ जाता है। फेनर जानता है कि वो अपनी फुल स्ट्रेंथ में नहीं है, क्योंकि उसने अपनी पावर सारी की रिंग में डाली थी। फेनर अपनी बाकी की पावर्स को चार्ज करता है और एक और जोरदार एक्सप्लोजन करता है, लेकिन किंग के पास तो कुछ ज्यादा पावर्स नहीं थी। किंग सोचता है कि आखिर कर क्या रहा है। फेनर कहता है कि वो इस एडवांटेज की वजह से जीतना नहीं चाहता। अब दोनों बराबर हैं और वो प्राइमल बीस्ट की तरह सेटल करना चाहते हैं। यानी उसने अपनी पावर्स को भी डीएक्टिवेट कर दिया था ताकि वो किंग के साथ उसके लेवल पे आके लड़ सके। दोनों अपने पंजों से एक दूसरे को नोचते हैं। फेनर किंग का सर काटता है, लेकिन किंग ऊपर जंप करता है और उसे जमीन पे दे मारता है। किंग उसकी गर्दन काटता है। जॉर्मन सोचता है कि अब सब खत्म हुआ, लेकिन फेनर किंग को धकेलता है। फेनर बहुत ज्यादा ब्लीड कर रहा था, लेकिन वो हार नहीं मानता। किंग उसकी डिटर्मिनेशन देखकर इम्प्रेस होता है और फिर खुद के बारे में सोचता है और अपनी जिंदगी को कर्स करता है कि वो सिर्फ थ्रोन से चिपका हुआ है। वो खुद को सेल्फ डाउट करता है, मगर फेनर उसे अटैक कर देता है। किंग जमीन पे गिर जाता है तो फेनर सेलिब्रेट करने लगता है। इससे किंग फील करता है कि शायद उसकी ताकत खत्म हो गई है। तभी सारी उसका नाम पुकारती है, लॉर्ड, और उसे याद आता है कि इसका मतलब है वो एक ब्रेव हार्टेड सोल्जर है। वो किसी तरह उठ जाता है, एक जोरदार रोर करता है। फेनर हैरान होता है कि वो अभी कैसे खड़ा है, उसमें ये ताकत कहाँ से आ गई। लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि ये सब सारी की वजह से है। गैलिपनर सेंस करता है कि फेनर डरने लगा है। गैलिपनर उस वक्त के बारे में सोचता है जब फेनर का कान कटा था। गैलिपनर उसके लिए पानी लाता है, लेकिन फेनर उसे मारता है। वो कहता है कि अब वो बस एक आवारा कुत्ता है। गैलिपनर अपना खुद का कान काटने की तैयारी करता है, लेकिन फेनर उसे रोकता है। वो पूछता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो। गैलिपनर कहता है कि वो फेनर को अपना कान देना चाहता है। वो उससे बैक करता है कि उसे अपने साथ रहने दो, क्योंकि फेनर ने ही तो उसे शुरू में भी जगह दी थी जब सबने उसे छोड़ दिया था। फेनर कहता है कि एक दिन वो अपना प्राइड वापस लाएगा और किंग बनेगा। गैलिपनर उसे उसका प्राइड याद दिलाता है कि फेनर को एक बार फिर से किंग के साथ मैच करना चाहिए। दोनों में से कोई भी हारना नहीं चाहता था, लेकिन आखिर में किंग जीत जाता है। सारी किंग के बाजू में कूद जाती है। वो कहती है कि सब खत्म हो गया, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तब किंग एग्जॉशन से गिर जाता है। फिर फेनर एक बार दोबारा उठता है। सारी किंग को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने लोगों की हिफाजत और अपनी स्टेट के फ्यूचर को बचाने के लिए डिटरमिन्ड है। अब जब किंग फेनर पर आखिरी अटैक करने वाला होता है तो गैलिपनर फेनर की पीठ में स्टैब कर देता है। वो कहता है कि उसका मिशन और जीने की वजह पूरी हो गई। फिर वो फेनर की बॉडी लेके वहां से भाग जाता है। उनके जाने के बाद किंग एग्जॉशन से एक बार फिर गिरता है। सब दौड़ के उसकी मदद करते हैं। वो जल्दी से पैलेस वापस जाते हैं। एनाबस सभी डॉक्टर्स को बुला लेता है ताकि किंग को जल्दी रिकवर किया जा सके। सारी बहुत परेशान होती है जब वो सब उसे पैलेस लेके जा रहे होते हैं। एमिट उसे तसल्ली देती है। गैलिपनर को पूरे किंगडम में वांटेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। कुछ दिन बाद जॉर्मन लैंटो के साथ ट्रेनिंग करता है। वो नोट करता है कि लैंटो का आउटलुक ही बदल गया है। लैंटो कहता है कि ये सारी की वजह से हुआ। उसने उसे उसके रोल को समझने में मदद की। जॉर्मन उसे क्वींस गार्ड का कैप्टन मानता है और कहता है कि जब ठीक हो जाओगे तो हम फिर से मैच करेंगे। सारी किंग से मिलने जाती है। वो देखती है कि वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ गया है, उसकी वीकेंड स्टेट की वजह से। उसे बताती है कि एनाबस ने सबको अलर्ट रहने को कहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि गैलिपनर रिवेंज लेने के लिए वापस आएगा। लेकिन किंग को लगता था कि अब वो दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। सारी पूछती है कि जब गैलिपनर जा रहा था तो उनके बीच क्या बात हुई। किंग बताता है कि उसने गैलिपनर से पूछा कि क्या वो उससे नफरत करता है क्योंकि उसने फेनर को मार डाला। लेकिन गैलिपनर ने कहा कि ये फाइट फेनर का ख्वाब था और उसका कर्ज भी। इसलिए वो किंग को थैंक्स करता है कि उसने उसके मास्टर को आज़ाद कर दिया। अब हम गैलिपनर को देखते हैं जो फेनर की बॉडी को एक ऊंची चट्टान पे ले जाता है। मालूम होता है एक फेनर ने गैलिपनर को ऑर्डर दिया था कि अगर वो हार जाए तो वो ही उसकी जान ले। गैलिपनर फेनर के साथ बिताए वक्त के बारे में सोचता है कि वो उसका प्राइड और जीने की वजह था, तो वो भी चट्टान से कूद जाता है ताकि अपने मास्टर फेनर के साथ हमेशा रह सके। इतिसेट कुछ ऐसा ढूंढ रहा था जिससे उसे किंग को हराने में मदद मिले। एनाबस किंग को रिपोर्ट करता है कि किंगडम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं मिली और पैलेस में अगली सेरेमनी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं।
जो कि 2 दिन में होगी, किंग की फेनर के खिलाफ जीत की खुशी में। एनाबस एडवाइस करता है कि उस सेरेमनी में सारी को अपने साथ ना रखा जाए, क्योंकि अगर लोगों को पता चला कि किंग एक ह्यूमन को बचाने की कोशिश में ऑलमोस्ट मरने वाला था तो सिटीजन्स इसे डिसअप्रूव कर सकते हैं। सारी और एमिट डिजर्ट्स को एंजॉय करती हैं जो एमिट ने किंग की रिकवरी सेलिब्रेट करने के लिए बेक की थी। लेंटो स्टैचू के पास ट्रेन कर रहा होता है। एमिट नोटिस करती है कि सारी की रिंग गायब है। सारी बताती है कि बैटल में वो टूट गई। ये सुन के एमिट सैड हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि वो किंग का गिफ्ट था। लेंटो आके कहता है कि जब सारी सच में क्वीन बन जाएगी तो उसे उससे भी कीमती गिफ्ट्स मिलेंगे। लेकिन एमिट एक्सप्लेन करती है कि किसी भी लवर का छोटा सा गिफ्ट भी बहुत स्पेशल होता है। सब सारी को इनकरेज करते हैं कि किंग से एक रिप्लेसमेंट रिंग मांगे। रात को सारी किंग से रिंग के बारे में बात करती है। किंग कहता है कि अब उसे रिंग की जरूरत नहीं, वो मैस्थमा के खिलाफ टॉलरेंस डेवलप कर चुकी है। सारी पूछती है कि क्या उसे याद है कि उसने रिंग गिफ्ट करते वक्त क्या कहा था। वो सोचती है कि शायद किंग भूल गया होगा। किंग कहता है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। दोनों एक माउंटेन पे जाते हैं। किंग अपना मैजिक यूज करता है और एक दरख्त सामने आ जाता है, उसे अंदर ले जाता है एक क्रिस्टल क्लियर ब्लू स्प्रिंग के पास। वो एक्सप्लेन करता है कि रिंग में जो भी कलर था या जो मैजिक था वो यहाँ से मिलता है, इसलिए ये स्प्रिंग किसी भी मैस्थमा से अनटेंटेड है। किंग बताता है कि पहले स्टेट का आसमान बिल्कुल साफ नीला था। मैस्थमा फैलने से पहले सिर्फ हाई रैंकिंग लोगों और प्रीस्ट को यहाँ आने की परमिशन है। सारी सोचती है कि उसे यहाँ होना चाहिए या नहीं। किंग कहता है कि उसने हमेशा उसे यहाँ लाने का प्लान बनाया था, क्योंकि स्प्रिंग का साफ नीला पानी उसे सारी की आंखों की याद दिलाता है। उसका लेफ्ट हैंड पकड़ता है और एक नई रिंग पहनाता है, क्योंकि सारी ने बताया था कि ह्यूमन वर्ड में लेफ्ट हैंड का स्पेशल मीनिंग होता है। सारी खुश होती है कि उसने उसकी बात को याद रखा। किंग कहता है कि उसका गिफ्ट अभी पूरा नहीं हुआ। उसे एक तरफ करता है और अपना मैजिक यूज करके रिंग में क्लियर स्प्रिंग वाटर की पावर डालता है। किंग कहता है कि पहली रिंग सिर्फ उसकी हिफाजत करती थी, लेकिन ये नई रिंग प्रूव है कि वो कभी भी अलग नहीं होंगे। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। किंग उसे कहता है कि सेरेमनी में उसके साथ अपनी लॉफुल क्वीन टू बी की हैसियत से वहां होगी, लेकिन सारी मना कर देती है। वो कहती है कि ये लोगों में डिस्कम्फर्ट पैदा करेगा। किंग कहता है कि वो इस सब को हैंडल कर लेगा और अगर किसी ने कुछ कहा तो वो खुद उसे चुप कराएगा। लेकिन सारी कहती है कि लोगों की आवाजें सुननी चाहिए। वो उसे थैंक्स करती है और प्रॉमिस करती है कि वो उसकी क्वीन बनेगी। सेरेमनी में सारी खुशी से देखती है जब किंग के लोगों के बीच जश्न मनाया जाता है। रात को बाहर तूफान आ जाता है। किंग सारी को कंफर्टेबल करने की कोशिश करता है। सारी उसे कोई कहानी सुनाने को कहती है तो किंग अपनी मॉम के बारे में बात करना शुरू करता है। वो सोचता था कि उसकी मॉम वो लेट क्वीन थी जो उसके पैदा होते वक्त मर गई थी। बचपन में किंग अपनी मॉम को कभी भी नहीं देख सका। वो हमेशा सोचता था कि वो कहाँ से आया और क्या उसके फादर ने, जो दूसरी स्पीशीज से मोहब्बत करता था, उसकी मॉम से भी प्यार किया। वो सोचता था कि उसकी असल मॉम ने उसे प्यार किया या नहीं, और क्या कभी उसने उसे पैदा करना चाहा या नहीं। सारी उसे थैंक्स करती है कि उसने उसे अपने पास्ट के बारे में बताया। वो अपने पेरेंट्स से उसके पेरेंट्स का कंपैरिजन करती है। वो कहती है अगर कोई भी उन्हें पैदा नहीं करना चाहता था, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो यहाँ हैं और अब उनके पास मौका है कि वो जो चाहें और जहाँ चाहें जाएं। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किंग उसके अल्फाज पे गौर करता है और मान लेता है कि वाकई में पास्ट इतना मैटर नहीं करता जितना प्रेजेंट और फ्यूचर। वो सारी को बताता है कि वो सेक्रीफाइसेस खत्म करने और सबके साथ अच्छे रिलेशनशिप्स बनाना चाहता है। उसका मानना है कि नई जनरेशन ह्यूमंस के साथ अच्छे रिलेशंस का खुले दिल से इस्तकबाल करेगी, लेकिन बीस्ट को एज एम्बेसडर भेजना रिस्की होगा क्योंकि ह्यूमंस उन्हें अटैक करेंगे। तो सारी वॉलंटियर करती है कि वो एज एम्बेसडर वहां जाएगी क्योंकि वो एक ह्यूमन है। किंग इस आइडिया को पसंद करता है और अपनी कौंसल को भी बताता है जहाँ अपोजिशन मिलती है, यानी कोई नहीं मानता। मगर लैंटो बीच में बोल पड़ता है कि नई जनरेशन के यंग बीस्ट ने इतने ह्यूमंस नहीं देखे कि उनसे नफरत करें, और वो सारी के साथ ह्यूमन रियाम में जाएगा एज अ क्वींस गार्ड। अब वो बाहर जाते हैं। किंग सारी को बताता है कि एनाबस उसे प्राइवेटली मिलना चाहता है। एनाबस पूछता है कि क्या वो सच में मानती है कि ह्यूमंस के साथ रिलेशंस बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसके एटीट्यूड से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। सारी पॉइंट आउट करती है कि अगर एनाबस जैसा कोई बीस्ट सारी को एक इंसान समझते हुए उससे नफरत करना सीख सकता है तो दूसरे भी सीख सकते हैं। वो कहती है कि वो कुछ भी करेगी जिससे किंग की मदद हो। एनाबस उसकी डेडिकेशन देख के उनके प्रपोजल से एग्री कर जाता है। सारी खुशी से किंग को बताती है। किंग कहता है कि वो उसकी हिफाजत के लिए क्वींस गार्ड साथ भेजेगा। सारी ऑब्जेक्ट करती है कि इससे उसका पर्पस ही खत्म हो जाएगा, लेकिन बीनू कूद पड़ता है। वो कहता है कि वो उसके साथ जाएगा क्योंकि वो ना बीस्ट है ना ह्यूमन, और किंग मान जाता है।
अगली सुबह सारी ह्यूमन रियान के लिए तैयार होती है। एमिट और लेंटो उसकी सेफ्टी की दुआ करते हैं। लेंटो नोटिस करता है कि किंग वहां नहीं आया। सारी उसे अश्योर करती है कि उनकी आपस में अच्छे से गुड बाय पहले ही हो चुकी है। अब क्या सारी अपने मिशन को कंप्लीट कर पाएगी या नहीं, ये तो हमें नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा। सारी उसे अश्योर करती है कि उनकी आपस में अच्छे से गुड बाय पहले ही हो चुकी है। सारी याना के सबसे बड़े किंगडम मसाना में पहुंचती है। एक पेडलर उसे कुछ बेचने की कोशिश करता है, लेकिन जब वहाँ के किंगडम का एक्टिंग कमांडर आता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। कमांडर अपना इंट्रोडक्शन कराता है और उसे चर्च ले जाना चाहता है, ये समझ के कि शायद वो एक पिलग्रिम है। सारी बताती है कि वो किंग से मिलना चाहती है। कमांडर कहता है कि वो उसकी बात सुनने को तैयार है। सारी उसे कहती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है। कमांडर कहता है कि बताए। सारी सीधा अपना मिशन बता देती है और फिर उसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन वो उम्मीद रखती है कि कमांडर उसका लेटर किंग को पहुंचाएगा जब पता चलेगा कि वो किंग की तरफ से भेजी गई है। रात को कमांडर आता है। वो कंफर्म करता है कि सारी की आइडेंटिटी पता चल गई है। उसे एक सेक्रीफाइस के तौर पे पेश किया गया था, जो प्रूव करता है कि वो बीस्ट राम से ही आई है, लेकिन वो लेटर डिलीवर नहीं कर सकता क्योंकि वो बीस्ट स्क्रिप्ट में लिखा है। वो बताता है कि एक औरत है जो इस बीस्ट स्क्रिप्ट को पढ़ सकती है, वो इस लेटर को ट्रांसलेट कर सकती है। सारी मान जाती है कि अगर वो लेटर के कंटेंट्स कंफर्म कर दे तो कमांडर फिर उसे किंग तक पहुंचाएगा। सारी उस औरत के घर की तरफ जाती है। लोकल उसे बताते हैं कि उस औरत को विच कहा जाता है। जब सारी उसके घर पहुंचती है तो एक औरत अचानक उस पर अटैक करती है। उसकी शक्ल बिल्कुल किंग जैसी है, मगर वो ह्यूमन फॉर्म में थी। वो औरत उससे पूछती है कि वो यहाँ क्यों आई। सारी अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है और हेल्प मांगती है, मगर वो औरत रिफ्यूज कर देती है। वो कहती है कि वो बीस्ट से कुछ लेना देना नहीं चाहती। सारी को जाने को कहती है और धमकी देती है कि अगर वो दोबारा आएगी तो उसे मार दिया जाएगा, मगर सारी उसकी बात नहीं मानती और उसके घर के बाहर कैंप लगा लेती है। वो डिटरमिन्ड है कि वो उसका जवाब लेके जाएगी। वो ये भी जानना चाहती है कि उसकी शक्ल किंग से क्यों मिलती है। अगली सुबह सारी फिर से उसे मिलती है और उसके साथ साथ रहती है। इससे वो औरत बहुत ज्यादा एनॉय होने लगती है। सारी एक मर्तबा फिर से ट्राई करती है। वो देखती है कि वो औरत फूलों के साथ कुछ कर रही है, तो सारी उन फूलों का नाम बताती है, मगर वो औरत उसकी बात पे बिल्कुल कान नहीं धरती। तब अचानक बारिश शुरू हो जाती है। 2 आदमी आते हैं और सारे फूल खराब कर देते हैं। सारी उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वो कहते हैं कि ये पॉइजनस फूल है जो विच लोगों को मारने के लिए यूज करती है। सारी कहती है कि ये फूल पॉइजनस नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि विच का खून तो कर्स्ड है। सारी उनमें से एक का पैर पकड़ लेती है ताकि वो उन्हें रोक सके, मगर वो उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, ये सोच के कि शायद वो विच की स्टूडेंट है। लेकिन तब वो विच सामने आ जाती है। वो आदमियों को मारती है और उन्हें अपने गार्डन से बाहर रहने की वार्निंग देती है। ये देख के वो आदमी वहां से भाग जाते हैं। सारी उसे थैंक्स करती है। तब वो विच कहती है कि उसने सिर्फ अपने फूलों की वजह से ये सब किया। वो विच पूछती है कि सारी इन फूलों के बारे में क्या जानती है। तब सारी एक्सप्लेन करती है कि ये फूल प्रीशियस मेमोरीज को रिप्रेजेंट करते हैं और उसे लगता है कि वो औरत उन्हें किसी की मेमोरीज की वजह से उगा रही है जो उसे बहुत प्यारी है। अब फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक औरत एक फील्ड में होती है और एक छोटा ओसलॉट उसे फूल देता है और प्रॉमिस करता है कि वो कोई बड़ी पोजीशन हासिल करेगा ताकि वो प्रूव करे कि वो विच नहीं है, लेकिन औरत उसे रिजेक्ट कर देती है। वो औरत सारी को कहती है कि उसे नहीं पता था इन फूलों का कोई मतलब होता है। वो उन्हें सिर्फ इसलिए उगाना चाह रही थी क्योंकि इससे उसे उसके पुराने दोस्त याद आते हैं। वो एग्री करती है कि सारी की बात को वो सुनेगी, लेकिन फिर भी वो उसकी मदद करने के लिए कोई प्रॉमिस नहीं करती। सारी अचानक कुछ अजीब महसूस करती है तो वो औरत उसे अपने घर ले जाती है। सारी उसे थैंक्स कहती है और उसे AIA कहती है जो बचपन में ओसलेट ने उसे कहा था। ये सुनकर वो विच थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड होती है और सारी को सोने को कहती है। रात को सारी जागती है तो वो देखती है कि वो विच मोमबत्ती की रोशनी में किताबें पढ़ रही है। वो जानना चाहती है कि वो क्या पढ़ रही है, मगर ये देख के वो हैरान होती है कि वो बीस्ट स्क्रिप्ट में लिखी हुई एक बुक है। सारी बताती है कि उसने इसी की वजह से तो उसे ढूंढना चाहा था। वो पूछती है कि ये बुक किस बारे में है। तब वो विच एक्सप्लेन करती है कि उसके एंसेस्टर की डायरी है जो बीस्ट स्क्रिप्ट में लिखी गई ताकि कोई पढ़ न सके। अब पता चलता है कि जनरेशंस पहले उस विच के एक एंसेस्टर ने एक बीस्ट के साथ बच्चा पैदा किया जो उस वक्त टैबू था और उससे उनकी पूरी लाइनेज की रेपुटेशन खराब हो गई। सारी विच से पूछती है कि क्या वो बीस्ट ब्लड है। वो कहती है कि उसे नहीं पता, ये अब भी एक मिस्ट्री ही है। विच वो डायरी सारी को दे देती है और कहती है कि शायद इसमें उसके लवर किंग की मॉम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो। विच उसकी एक बीस्ट के लिए फीलिंग्स को समझ नहीं सकती, लेकिन वो एग्री करती है कि वो किंग को इस लेटर को देने के लिए पैलेस जरूर जाएगी। एनाबस सेथ को फॉरबिडन आर्काइव में घुसते हुए पकड़ता है और कहता है कि ये गद्दारी है।
सेथ शांत रहता है। वो कहता है कि वो रॉयल ब्लड है, इसलिए वो आर्काइव्स में जा सकता है। फिर वो एनाबस की लॉयल्टीज पे भी सवाल उठाता है और कहता है कि सोचो, किंग वो नहीं हो सकता जो वो दिखता है। एनाबस सेथ की रिक्वेस्ट के बारे में सोचता है कि किंग के सीक्रेट को एक्सपोज करने में वो उसकी मदद करे और फिर वो कंफ्लिक्टेड फील करता है। इधर ह्यूमन रैम में ओसलोट सारी की तारीफ करता है कि उसने अपना टास्क पूरा किया और विच से वापस मिलता है। सारी पूछती है कि दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। तब ओसलोट बताता है कि वो एक ही विलेज से हैं। विच सोचती है कि वो विलेज छोड़ के इसलिए गया ताकि वो उन सब से दूर हो सके, लेकिन ओसलोट अश्योर करता है कि वो कैपिटल इसलिए गया ताकि और ज्यादा स्ट्रांग हो और वापस आके उन सब की हिफाजत करे। वो फख्र से कहता है कि अब वो स्ट्रांग है, लेकिन विच कहती है कि देखने में तो नहीं लगता। अब वो विच लेटर ट्रांसलेट करना शुरू करती है। ओसलोट किंग के पास लेटर पहुंचाता है ताकि सब सुन सके। सारी किंग से मिलने के लिए बहुत ज्यादा नर्वस होती है। विच उसे कहती है कि कॉन्फिडेंट रहो, सर ऊंचा रखो। अब सारी वहां जाती है। किंग कहता है कि वो 7 दिन में दूसरी नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ एक ग्लोबल काउंसिल ऑर्गेनाइज करेगा इस प्रपोजल को डिस्कस करने के लिए। वो रिक्वेस्ट करता है कि जाके अपने किंग को बताओ कि उन्हें थोड़ा और वक्त चाहिए। वो सारी से 20 ट्रियाम के बारे में और जानना चाहता था, क्योंकि काफी गरीब फैमिलीज के बच्चे पास्ट में सेक्रीफाइसेस के तौर पे भेजे गए, जो कि उसे ठीक नहीं लगता। सारी कहती है कि वो एक नॉर्मल जगह है जहाँ लोग छोटी छोटी बातों की फिक्र करते हैं, बिल्कुल ह्यूमंस की तरह, और वहाँ अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग हैं। और एक ऐसा किंग है जो बीस्ट और ह्यूमंस के बीच पीस चाहता है। और इस तरह किंग और उसकी बात खत्म हो जाती है। ओसलोट सारी से इम्प्रेस होता है और उसकी तारीफ करता है। वो हैरान होता है कि उनका किंग सेक्रीफाइसेस के बारे में ऐसा सोचता है। सारी भी उसकी बात से एग्री करती है और कहती है कि बीस्ट ट्रियाम का किंग भी सेक्रीफाइसेस नहीं चाहता। ओसलोट कहता है कि अब एक ऐसे फ्यूचर की उम्मीद नहीं रही जो ड्रीम लगता था। ह्यूमंस और बीस्ट साथ रह सकेंगे और ये सब कुछ सारी की वजह से ही मुमकिन हुआ। ये सुन के सारी को बहुत खुशी होती है। इधर एनाबस सेथ के एक एनानिमस प्रपोजल को किंग तक पहुंचाने की तैयारी करता है, लेकिन फिर वो कुछ रुक जाता है। वो डरता है कि आगे क्या होगा, लेकिन वो खुद को मोटिवेट करता है और सोचता है कि सेथ गलत है, और फिर इस तरह वो किंग के पास पहुंच जाता है। किंग कहता है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, अगर कोई अर्जेंट बात नहीं। एनाबस कहता है कि वो फेस टू फेस बात करना चाहता है। तब हमें पता चलता है कि सेथ ने एनाबस को कहा था कि अगर किंग उसे अंदर ना आने दे तो मतलब वो कुछ छुपाना चाहता है। एनाबस किंग से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके सामने आए। किंग उसके सामने आ जाता है, मगर कुछ डरते हुए। ये देख के एनाबस को बहुत अच्छा लगता है। दरअसल वो याना और सारी के बीच नेगोशिएशंस डिस्कस करना चाहता था। सारी अपनी ड्यूटी को पूरा करके घर आने की तैयारी करती है। ओसलोट सजेस्ट करता है कि वो रुक जाए जब तक कि काउंसिल का डिसीजन नहीं आ जाता, लेकिन विच उसे इनसेंसिटिव होने पे डांटती है। सारी विच से पूछती है कि उसने बीस्ट स्क्रिप्ट क्यों सीखी, जब इस वजह से उसे इतनी तकलीफ भी हुई। तब विच बताती है कि वो अपने आप के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन अब ये सब ज्यादा मैटर नहीं करता क्योंकि ओसलोट उसके साथ है और वो उसे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेगा। सारी उसके वर्ड से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है और फिर उन्हें गुड बाय करके वहां से चली जाती है। वो सोचती है कि काश किंग लेनार्ड भी दूसरों की तरफ से उसे एक्सेप्टेड फील करे। अब वो बीस्ट ट्रियाम पहुंच जाती है। सभी को बताया जाता है कि सारी आ गई है, लेकिन बीनू सारी को सीधा किंग की बाहों में फेंक देता है। जब किंग उसे विंडो के पास इंतजार करते हुए देखता है, दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं, लेकिन मोमेंट ज्यादा देर तक नहीं चलता। एनाबस फौरन एक रॉयल काउंसिल बुलाता है। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं तो सारी काउंसिल को अपने ह्यूमन रियाम मिशन के बारे में बताती है, लेकिन वो डायरी की वजह से थोड़ा रेस्टलेस फील कर रही है और वो इसको पहले किंग को दिखाना चाहती है। वो नोटिस करती है कि किंग कुछ स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है। एनाबस काउंसिल से याना के साथ पीस टॉक्स और सारी की आइडेंटिटी को पब्लिकली अनाउंस करने की अप्रूवल मांगता है। किंग तो अप्रूव कर देता है। सारी थोड़ा हेजिटेंट होती है, लेकिन एनाबस कहता है कि अगर वो अपने मिशन में कामयाब हो गई है तो वो उसे लॉफुल क्वीन टू बी मानेगा। एमिट और कॉप्स ये सुन के हैरान रह जाते हैं, लेकिन लेंटो कहता है कि तभी पॉसिबल होगा जब सारी आखिरी टेस्ट को पास करेगी, यानी याना के साथ अच्छे रिलेशंस बनाना। लेंटो डाउट करता है कि एनाबस कभी सारी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। एमिट पॉजिटिव है कि शायद उसके रूड बिहेवियर के पीछे कुछ तब्दीली हो। बाकी लोग एमिट से एग्री नहीं करते। लेंटो कहता है कि उसे लग रहा है कि पैलेस में कुछ सस्पिशियस चल रहा है। एनाबस किंग को इन्फॉर्म करता है कि पूरे रियाम में प्रोक्लेमेशन की मैसेजेस डिलीवर करने के बाद मैसेंजर बर्ड्स वापस आ गए हैं। वो सजेस्ट करता है कि प्रोक्लेमेशन के बाद जल्द से जल्द काउंसिल को बुलाया जाए। किंग उसकी सारी बात सुनता है, लेकिन आगे से कुछ भी नहीं कहता। सारी जल्दी से उसके पास आती है और उसे बाहर चलने को कहती है क्योंकि वो बोर हो गई है। किंग फौरन मान जाता है। वो एनाबस को कहता है कि तैयारियों के लिए जो भी था वो अब सब डिस्कस हो चुका है और फिर सारी के साथ निकल जाता है। सारी माफी मांगती है कि उसने उनकी मीटिंग में इंटरप्ट किया। किंग कहता है कि वो जानता था कि वो बात करना चाहती है और वो खुद भी सीक्रेटली उससे बात करना चाहता था। वो उसे एक अंधेरे गार में ले जाता है और मैजिक से रोशनी करता है।
वो एक्सप्लेन करता है कि पत्थरों में मिनरल्स हैं जो स्ट्रॉन्ग मैजिक पे रिस्पॉन्ड करते हैं। बीस्ट में ये ताकत की निशानी मानी जाती है। सारी उन स्पार्कलिंग स्टोन्स को स्टार से कंपेयर करती है। किंग कहता है कि उसने कभी भी एक आसमान पे स्टार नहीं देखा, वो सिर्फ रेवलेशंस की रातों में नजर आता है जब वो खुद को छुपाता है। सारी प्रॉमिस करती है कि जब किंग अपनी ह्यूमन फॉर्म पब्लिकली बगैर किसी जजमेंट के दिखा सकेगा तब वो उसे स्टार्स दिखाने ले जाएगी। किंग प्रोक्लेमेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करता है, अपने फ्यूचर के लेके भी बात करता है। सारी उसे मोटिवेट करती है, इनकरेज करती है कि कैसी भी सिचुएशन हो वो उसके साथ रहेगी। अब प्रोक्लेमेशन का दिन आ जाता है, सबको बहुत ज्यादा टेंशन होती है। एनाबस नर्वस होता है क्योंकि सेथ ने कहा था कि वो काउंसिल में प्रेजेंट नहीं होगा अपनी कुछ पर्सनल रीजन की वजह से। किंग बाहर आता है और याना के साथ पीस प्लान्स अनाउंस करता है। लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, वो बातें करने लगते हैं। किंग अपनी स्पीच जारी रखता है लेकिन सेथ अचानक वहां आ जाता है और एक स्पेल कास्ट करता है जो म्यास्थमा को टेम्पररी क्लियर कर देता है, जिससे किंग अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। सब देख के हैरान रह जाते हैं। सारी इस कंफ्यूजन का फायदा उठाती है और जल्दी से किंग के साथ निकल जाती है। अब ये सब देख के एनाबस सिचुएशन को संभालने के लिए वहां आ जाता है। वो सेथ पे इल्जाम लगाता है कि उसने ये सब कुछ किंग को एक्सपोज करने के लिए किया ताकि वो किंग को ह्यूमन फॉर्म में ट्रैप कर सके। ये सुन के सेथ को बिल्कुल भी कोई एम्बैरेसमेंट नहीं होती, बल्कि उल्टा वो खुश होता है और कहता है कि ना सिर्फ उसने माइस्थमा को क्लियर किया ताकि रेवोल्यूशन की रात का इफेक्ट रिक्रिएट हो सके, वो याद दिलाता है कि किंग हमेशा उस रात छुपता है अपनी उस ह्यूमन फॉर्म की वजह से। ये सुन के एनाबस स्पीचलेस रह जाता है। अब लेंटो भी सारी के पीछे जाने लगता है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसका जाना जरूरी है क्योंकि इस तरह वो सारी को ढूंढ सकेंगे, लेकिन गार्ड्स उन्हें रोक देते हैं। जॉर्मन गार्ड्स को स्टैंड डाउन करने का ऑर्डर देता है लेकिन गार्ड्स कहते हैं कि ये सब सेथ के ऑर्डर्स हैं। सेथ बाहर आके खुद को एक्टिंग किंग डिक्लेयर करता है और स्टेट ऑफ इमरजेंसी अनाउंस करता है। वो कंफर्म करता है कि जो उन्होंने देखा वो किंग की असली फॉर्म थी और कोई लाइनेज रिकॉर्ड भी नहीं है, जिससे किंग की रॉयल्टी पे सवाल उठता है। वो किंग को फेक कहता है और ब्लेम करता है कि वो बीस्ट के खिलाफ साजिश कर रहा है। वो पूरे किंगडम को ऑर्डर करता है कि सारी और किंग दोनों को क्रिमिनल्स डिक्लेयर किया जाए। सारी किंग को एक गार में ले जाती है और उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है। वो उसका क्लॉक लेके बाहर जाती है। आसमान बिल्कुल क्लियर था। बीनू कंक्लूड करता है कि यह आर्टिफिशियल इफेक्ट है। सारी पास के टाउन में खाना ढूंढने जाती है लेकिन देखती है कि सॉर्टिंग स्क्वाड्स सिटीजन्स को हाई क्लास मैमल्स और नॉन मैमल्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक्टिंग किंग के नए क्लास सिस्टम की वजह से सिटीजन्स प्रोटेस्ट करते हैं लेकिन स्क्वाड लीडर उन्हें चुप करा देता है। वो कहता है कि किंग ने इक्वालिटी इसलिए सिखाई ताकि अपना मिक्स्ड ब्लड छुपा सके। सिटीजन्स में ये देख के फसाद फैलने लगते हैं। एक बेबी अपनी मॉम के पास वापस जाने की कोशिश करता है लेकिन एक गार्ड उसे अटैक करता है। सारी जंप करके उस बेबी को बचाती है और पूछती है कि ये सब क्यों हो रहा है। वो कहती है कि किंग ने हमेशा उनसे मोहब्बत की है। स्पोर्टिंग स्क्वाड लीडर उसके कमेंट्स को डिसमिस करता है और एग्जीक्यूट करने का हुक्म देता है, लेकिन तब लेंटो सामने आ जाता है और उस गार्ड को डिफीट करता है। अब बच्चे की मॉम जल्दी से अपने बच्चे को सारी से लेती है। बाकी विलेजर्स भी कंटेम्प्ट से उसे देखते हैं। लेंटो सारी को विलेज से ले जाता है और नए एक्टिंग किंग के बारे में बताता है। उन दोनों को रियलाइज होता है कि ये सब पहले से प्लान था। लेंटो बताता है कि सेथ क्लेम करता है कि वो रॉयल ब्लड है, इसलिए राइटफुल हायर तो वही है। जॉर्मन सेथ के क्लेम्स का सामना करता है लेकिन सेथ एक आर्क प्रीस्ट का स्टैम्प रिकॉर्ड दिखाता है जो प्रूव करता है कि लेट किंग की एक कॉन्क्यूबाइन से वो पैदा हुआ था। जॉर्मन एनाबस से पूछता है कि क्या वो सेथ को सर्व करेगा। एनाबस कहता है कि वो सिर्फ असली किंग को ही सर्व करेगा। ये सुनकर जॉर्मन गुस्से में एनाबस को पंच करता है और डिक्लेयर करता है कि लिनार्ड ही उसका असली किंग है। सेथ कहता है कि उसे इस रिएक्शन की ही उम्मीद थी। जॉर्मन को रेबल डिक्लेयर करके पकड़ लिया जाता है। सारी ये सब सुन के हैरान रह जाती है। लेंटो सिविल वार शुरू होने का डर एक्सप्रेस करता है सेथ के सुपरमेशियस्ट बिलीफ की वजह से। सारी लेंटो से उसकी मर्जी पूछती है। तब लेंटो उसे बताता है कि उसकी असल बॉस तो सारी है, इसलिए सारी जिसे भी चूज करेगी वही उसका किंग होगा। ये सुनकर सारी को बहुत मोटिवेशन मिलती है। वो डिटरमिन होती है कि लिनार्ड को वापस थ्रोन पे लेकर जाएगी, लेकिन पहले वो उसकी रूट्स को कंफर्म करना चाहती है। वो गार में वापस जाती है और किंग को सेथ के रूल के बारे में बताती है। उसे इनकरेज करती है कि अपनी रूट्स को ढूंढो और थ्रोन को वापस लो ताकि किंगडम को बिखरने से बचाया जा सके। किंग कहता है कि अब ब्लड लाइंस मैटर नहीं करती, वो किंगडम प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए सारी के साथ वो याना जाना चाहता है। वहां दोनों को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। प्रिजन में जॉर्मन को रिप्टालियन होने पे गार्ड्स मॉक करते हैं। एमिट उसे एक गार्ड को अनकॉन्शियस करके फ्री कराती है, रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अपने साथ ले जाए किंग और सारी को ढूंढने के लिए। जॉर्मन स्वेयर करता है कि वो उसकी हिफाजत करेगा और इस तरह वो दोनों भाग जाते हैं। सारी किंग को कहती है कि वो किंगडम छोड़ के जाएगा तो उसे बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा। उसे कहती है कि रुक जाओ, हम साथ मिलकर सबको खत्म करेंगे। ये सुन के किंग रियलाइज करता है कि वो फिर से गलत करने वाला था। वो डिसाइड करता है कि अब वो नहीं छुपेगा ताकि वो अपने किंगडम को लीड कर सके।
सारी नोटिस करती है कि वो कुछ डरा हुआ है, उसे कंफर्ट करती है और दोनों एक किस करते हैं। एमिट उनकी सेफ्टी के लिए प्रेयर करती है जो जॉर्मन को बहुत अच्छा लगता है। एमिट कहती है कि सारी उसे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए नहीं कि वो उसकी दोस्त है, बल्कि सारी एक बहुत अच्छी इंसान है क्योंकि वो सबकी फिक्र करती है। जॉर्मन कहता है कि वो भी किंग के बारे में ऐसा ही फील करता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि किंग ने अपनी जवानी में जॉर्मन के ख्वाबों को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था और प्रॉमिस किया था कि रेप्टाइल्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज को लाएगा। एमिट ये सुन के खुश होती है, तभी उसके पास एक पेटल गिरता है। वो सारी के साथ हुए फूल फॉर्च्यून के बारे में बात याद करती है, तब उसे रियलाइज होता है कि शायद सारी कहीं आस पास ही है। अब हम सारी को देखते हैं, असल में वो ही उन फूलों के पेटल्स को तोड़ रही है। जब लेंटो लकड़ियां इकट्ठा करता है, पास की बुशेस में कुछ आवाज आती है, तब वहां से जॉर्मन और एमिट निकलते हैं। पास की बुशेस में कुछ आवाज आती है, तब वहां से जॉर्मन और एमिट निकलते हैं। वो सब किंग के पास जाते हैं और प्लान बताते हैं कि डायरी कैसे हासिल की जाए ताकि किंग की रूट्स का पता चल सके। लेंटो पॉइंट आउट करता है कि ये बहुत आसान होगा अगर आसमान वापस नॉर्मल हो जाए और किंग बीस्ट फॉर्म में हो, लेकिन किंग कहता है कि लोगों को विलिंगली उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, वरना उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। सारी और लेंटो एक अंडरग्राउंड पैसेज वे से कैसल में दाखिल होते हैं। सारी की रिंग एक और क्रिएचर डिटेक्ट करती है जो जंजीरों में बंधा हुआ मिलता है। सारी बीनू से कहती है कि उसके वुंड्स को हील करो, लेकिन बीनू हेल्प नहीं कर सकता। वो सेंस करता है कि वो क्रिएचर डेड है और एक स्पेल ने उसे आगे जाने से रोका हुआ है। क्रिएचर सारी से बात करता है। वो पूछता है कि उसके पास किंग का मैजिक कैसे आया। वो सेंस करता है कि किंग ने उसे चूज किया। लेंटो उनकी बातें नहीं सुन सकता। क्रिएचर एक्सप्लेन करता है कि सिर्फ सारी का माइंड बोल रहा है। वो बताता है कि वो 1 सदी से ज्यादा वक्त से किंग का एक बहुत बड़ा सीक्रेट अपने पास रखे हुए है और असल में वो फॉर्मर आर्क प्रीस्ट था, किंग के बाद उस किंगडम में सबसे पावरफुल आदमी। सारी पूछती है कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। वो बताता है कि उसने खुद पर ये भेस डाल दिया और छुप गया ताकि कभी भी किंग की रूट्स का पता ना चल सके, लेकिन सेथ ने उसे ढूंढ लिया और जबरदस्ती इंफॉर्मेशन निकलवा ली। सारी उसे फ्री करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी पावर सारी को किंग की रूट्स का पता चलाने के लिए दे देता है। इधर किंग और जॉर्मन पैलेस में वापस आ जाते हैं। वो सबसे फाइट करते हैं। किंग अपनी वीक फॉर्म में होता है क्योंकि इस वक्त वो ह्यूमन फॉर्म में है, लेकिन फिर भी वो मोटिवेटेड है। सेथ उनका सामना करता है और उन्हें एक मैजिकल बैरियर में ट्रैप कर लेता है, किंग को फॉल्स किंग डिक्लेयर करते हुए, और उसे वायलेंस करने से भी रोकता है। अब हमें पता चलता है कि लेट क्वीन बगैर किसी बच्चे के ही मर गई थी, इसलिए लेट किंग ने आर्क प्रीस्ट से रिक्वेस्ट की थी कि उसके एग्जाइल भाई को ढूंढा जाए। लेट किंग का भाई उसका ट्विन था, लेकिन पैदा होने पे पैलेस से निकाल दिया गया था क्योंकि वो दोनों में बहुत ज्यादा कमजोर था। आर्क प्रीस्ट उसे ढूंढ लेता है। पता चलता है कि वो याना भाग गया था जहाँ उसने लिनार्ड को पैदा किया, लेकिन अब तक वो खुद मर चुका था। तो आर्क प्रीस्ट ने उस बेबी को उसकी मॉम से चुरा लिया और किंगडम वापस ले आया। तब पूरे किंगडम में अनाउंस किया गया कि क्वीन एक बच्चे को पैदा करते हुए मारी गई। असल में वो बच्चा लिनार्ड था जो इस वाले किंग और क्वीन का बच्चा नहीं बल्कि किंग के भाई का बच्चा था और उसे क्वीन के बच्चे की तरह प्रेजेंट किया गया। लेकिन लेट किंग लिनार्ड के ह्यूमन ब्लड को एक्सेप्ट नहीं कर सका और इस तरह मर गया। सारी प्रॉमिस करती है कि किंग की रॉयल ब्लड को किंगडम में प्रूफ करेगी, लेकिन आर्क प्रीस्ट बताता है कि उसके पास एक और सीक्रेट है जो किंग को बचाने में मदद करेगा। वो ये सीक्रेट सारी को दे देता है और फिर गायब हो जाता है। हम देखते हैं कि सेथ किंग और जॉर्मन को रेबल्स डिक्लेयर करके एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। फिर वो सेंस करता है कि आर्क प्रीस्ट का स्पेल टूट चुका है। एनाबस को वो ऑर्डर करता है कि पैलेस में सारी को ढूंढो। किंग रियलाइज करता है कि सारी खतरे में है। वो सेथ पे चार्ज करने की कोशिश करता है, लेकिन सेथ उसे आसानी से पकड़ लेता है। सेथ हैरान होता है कि किंग ने अपनी रिस्ट्रेंट्स को कैसे तोड़ा, यानी वो उन जंजीरों को तोड़ के कैसे बाहर आया। वो रियलाइज करता है कि ये सारी के लिए उसकी इंटेंस फीलिंग्स की वजह से था। वो प्रॉमिस करता है कि वो उन दोनों को एक साथ ही कब्र में भेजेगा। किंग को एक टावर पे चेन कर दिया जाता है जहां वो अपने किंगडम की तबाही देख सकता है। सेथ किंग को अपने प्लान्स बताता है कि वो किंगडम को क्लासेस में डिवाइड कर देगा। किंग कहता है कि उसका किंगडम एक ऐसी जगह थी जहां सब बगैर इस डिवीजन के रह सकते थे और वो तब तक किंग है जब तक सेथ को ना रोक ले। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि सेथ की मॉम किंग से माफी मांगती है कि वो उसकी जैसी शक्ल का बच्चा नहीं ला सकी। ये तब की बात है जब सेथ और लिनार्ड एक साथ कोने में खड़े ये सब देख रहे थे। ये देख के सेथ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो सोचता है कि एक दिन वो लिनार्ड से इस सब का बदला लेगा। लेंटो और सारी कैसल में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन एनाबस उन्हें रोक देता है। लेंटो और बीनू को मैजिक से कमजोर कर दिया जाता है। लेंटो डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस करता है कि एनाबस ने किंग को छोड़ दिया। एनाबस गार्ड्स को ऑर्डर करता है कि लेंटो और बीनू को ले जाओ। फिर वो सारी से बात करता है। सारी कहती है कि वो किंग के साथ रहेगी और इस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। एनाबस हैरान होता है कि सारी किंग की ह्यूमन फॉर्म से बिल्कुल भी बॉदर्ड नहीं है। वो पूछता है कि वो इस सब के बारे में कब से जानती है। सारी कहती है कि पहली रेवोल्यूशन की रात से ही। एनाबस हर्ट फील करता है कि किंग ने शुरू से ही उसे फूल किया। एनाबस पूछता है कि क्या सारी उससे तब भी इतना प्यार करती अगर वो ह्यूमन ना होता और
प्योरली बीस्ट होता तो तब सारी कहती है कि हाँ। सेथ किंग को टॉर्चर करता है, वो उसे मॉक करता है। इधर सारी बेहोश हो जाती है। सेथ एनाबस से कहता है कि सारी को तुम खुद एग्जीक्यूट करो, क्योंकि ना सिर्फ किंग बल्कि सारी ने भी उसे फूल बनाया। तब एनाबस को याद आता है कि सारी ने कहा था कि वो किंग से प्यार करती है, एक ऐसा किंग जो बीस्ट भी है और ह्यूमन भी। एनाबस सेथ का हाथ छुड़ा देता है और रिवील करता है कि उसने कभी सेथ को किंग माना ही नहीं, वो सिर्फ लिनार्ड को सर्व करेगा। सेथ को ये देख के गुस्सा आ जाता है, वो एनाबस को अटैक करता है, वो उसे बेहोश कर देता है। अब इससे पहले कि सेथ उसे मार पाता तब गैलस और उसके आदमी सामने आ जाते हैं, जिन्होंने एक टाइम पे किंग की हिफाजत की कसम खाई थी। लेंटो गार्ड से भाग जाता है। तब एमिट भी वहां आ जाती है। वो कहती है कि हमें कुछ ऐसा ढूंढना होगा जिससे हम किंग की मदद कर सके। गैलस और उसके साथ ही पैलेस गार्ड से लड़ते हैं। इधर मसाना किंगडम में रेप्टालियंस को रिफ्यूज किया जाता है, क्योंकि उन्हें उनकी लैंड से निकाल दिया गया था। तब एक गार्ड उन रिफ्यूजीज पे अटैक करने की कोशिश करता है, मगर इलिया उन्हें बचा लेता है। इधर सेथ के पास अर्जेंटली एक मैसेंजर आता है, सैरबो किंगडम का मैसेज लेके। सैरबो लिनार्ड का साथ देता है और सेथ की रिजीम को रिजेक्ट कर देता है, चाहे वो सिस्टम में हाई क्लास सिटीजन्स ही क्यों ना हो, क्योंकि सरल का किंग चाहता है कि दुनिया में स्पीशीज को डिवाइड ना किया जाए। दूसरे किंगडम्स भी डिक्लेयर करते हैं कि लिनार्ड ही असल किंग है। एमिट और लेंटो वो मैजिक सर्कल ढूंढ लेते हैं जो सेथ ने माइस्थमा क्लियर करने के लिए यूज किया था, लेकिन उसे हटाना बहुत ट्रिकी था। एमिट रियलाइज करती है कि वो सर्कल एक ब्लड पैक्ट से क्रिएट किया गया है। तब वो अपना ब्लड ऑफर करती है ताकि उसका इफेक्ट दूर हो सके। सेथ किंगडम्स के रिस्पॉन्स पे फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। सारी भी सबको कहती है कि कोई भी सेथ को किंग नहीं मानेगा, क्योंकि वो लोगों की आवाज नहीं सुनना चाहता। सेथ सारी पे अटैक करता है, मगर किंग उसे बचाने के लिए आगे आ जाता है। उसी वक्त स्पेल लिफ्ट हो जाता है और किंग अपनी बीस्ट फॉर्म में आ जाता है। किंग सारी को सेव कर लेता है और सेथ से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सेथ बीस्ट फॉर्म में भी उसे रिजेक्ट कर देता है। सेथ उसे अटैक करता है, लेकिन किंग का मैजिक ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से उस पर कोई असर नहीं होता। किंग सेथ को पकड़ता है और कहता है कि स्पीशीज के इस ऑब्सेशन ने बहुत लोगों को हर्ट किया और वो इस सब का हिसाब उससे लेगा। सेथ को इस सब की सजा मिलती है और सब किंग की पावर देख के हैरान रह जाते हैं, लेकिन किंग कहता है कि एक किंग की ताकत रॉयल ब्लड लाइन से नहीं आनी चाहिए, बल्कि उन लोगों की हिफाजत करने की स्ट्रेंथ से आनी चाहिए जो उस श्याम में रहते हैं। सेथ फ्रस्ट्रेटेड होता है क्योंकि उसकी मॉम को किंग जैसी शक्ल का बच्चा पैदा ना करने का दर्द झेलना पड़ा था। वो कहता है कि उसने कॉडेक्स ढूंढा था जो सिर्फ रॉयल ब्लड वाले यूज कर सकते हैं, और आर्क प्रीस्ट ने सारी को जो स्टोन दिया था उसे एक्टिवेट कर देता है। वो स्टोन बोलना शुरू करता है उस प्रीस्ट की आवाज में। वो बताता है कि उसे सबसे बड़ा जो सीक्रेट गार्ड करना था वो ये था कि लेट किंग कभी बाप नहीं बन सकता था। उसकी काफी कॉन्क्यूबाइंस थी, लेकिन कोई भी कंसीव नहीं कर सकी, जिससे मजबूर होकर वो अपने भाई के बच्चे को ही अपना हायर डिक्लेयर कर गया। इस सीक्रेट को छुपाने के लिए लेट किंग ने अपनी कॉन्क्यूबाइन के बच्चे को भी अपना क्लेम किया। ये सुन के सेथ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन किंग उसे वार्न करता है कि रुक जाओ, मगर सेथ अपनी लिमिट पे पहुंच चुका था। वो जमीन पे गिर जाता है। किंग एक्सप्लेन करता है कि फॉरबिडन स्पेल्स में बहुत ज्यादा मैजिकल पावर होती है। सेथ का खून इतना ज्यादा बेयर नहीं कर सकता और इसीलिए वो नीचे गिर गया। सेथ डिवास्टेटेड हो जाता है कि उसकी पूरी जिंदगी झूठ थी, लेकिन सारी उसे कंफर्ट करती है। वो कहती है कि जो चीजें उसे दर्द देती हैं उनके बगैर ही वो रहे तो बेहतर है, यानी अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि इसी से उसकी जिंदगी को मीनिंग मिलेगा। ये सुन के सेथ को बहुत अच्छा लगता है। वो रियलाइज करता है कि जो वो हमेशा ढूंढता रहा वो सिर्फ उसकी अपनी मॉम की मोहब्बत थी। किंग एनाबस से मिलने जाता है जो अपने एक्शंस पे शर्मिंदा है। वो कहता है कि वुंड्स ठीक होते ही वो रियाम को छोड़ जाएगा। वो एक्सेप्ट करता है कि सारी ने उसे मजबूत बनाया और एक अच्छे किंग की राह दिखाई, लेकिन किंग कहता है कि ये सब उसकी वजह से मुमकिन हुआ क्योंकि एनाबस ने पहले से ही उसे एक स्ट्रॉन्ग किंग बनाया था, सारी से मिलने से भी पहले। वो कहता है कि मेरी नजर में तुम्हारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तुम जब तक सारी को अप्रूव नहीं करोगे मैं तब तक वेट करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा पहला दोस्त उसे एक्सेप्ट करे। एनाबस रोने लगता है। उसे किंग और अपने बचपन की यादें याद आती हैं। वो कहता है कि मैं हमेशा आपको सर्व करूंगा। लेंटो हैरान होता है ये जान के कि जॉर्मन को पहले से पता था कि एनाबस ट्रेटर नहीं है। उसने उसे सिर्फ इसलिए पंच किया ताकि सेथ को कन्विंस कर सके कि एनाबस उसकी साइड पे है। वो दोनों सॉर्टिंग स्क्वाड्स डील करने का प्लान बनाते हैं। सारी किंग को वहां ले जाती है जहाँ डायरी छुपाई गई थी। उस डायरी को उसे देती है। अब वो दोनों पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उसकी मॉम उसके फादर से एक जंगल में मिली जब वो बैटल में जख्मी था। उसका बाप किसी से नहीं लड़ना चाहता था, सिर्फ मोहब्बत की जिंदगी जीना चाहता था। उसकी मॉम ने प्रॉमिस किया कि वो उससे प्यार करेगी क्योंकि वो खुद भी आउटकास्ट थी। लोग उसकी लाल आंखों की वजह से उसे विच कहते थे। उसकी मॉम ने विश किया कि उनका बेटा बड़ा होकर किसी से मोहब्बत करेगा। अभी उसका नाम रखा गया लेजेंडरी किंग लिनार्ड रिचर्ड। किंग पहली बार फील करता है कि वो सच में खुद को समझ चुका है। वो स्वेयर करता है कि अब सबके सामने वो अपने असली रूप में ही आएगा। लेंटो एमिट से पूछता है कि उसने बीनू को अपना जख्म हील क्यों नहीं करने दिया। तब पता चलता है कि एमिट ने जॉर्मन को कहा था कि उसका जख्म एक बैज ऑफ ऑनर
ऑनर है और जॉर्मन ने कहा कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, इसीलिए वो जख्म एमिट के लिए स्पेशल था। अब किंग बाहर आता है और प्राउडली डिक्लेयर करता है कि वो हाफ ह्यूमन है। वो बताता है कि याना के साथ रिलेशंस बनाने की कोशिश इसलिए की क्योंकि उसने सारी से मोहब्बत करना सीखा, जिसने उसे स्ट्रांग बनाया और दुनिया को बीस्ट या ह्यूमन की नजर से नहीं बल्कि इंसानों की नजर से देखना सिखाया। वो सारी को लॉफुल क्वीन डिक्लेयर करता है और प्रॉमिस करता है कि वो अपने किंगडम की हिफाजत अपनी आखिरी सांस तक करेगा। वो अपने किंगडम से रिक्वेस्ट करता है कि अब वो अपना फ्यूचर उसे सौंप दे। ये देख के क्राउड सारी और किंग दोनों को अपने रूलर्स की तरह चेयर करते हैं। कुछ दिन बाद किंग और सारी की शादी होती है। सारी उसे बताती है कि वो सच में क्या फील करती है। वो कहती है कि जब उसे सेक्रीफाइसेस के बारे में सुना तो वो डरी हुई थी, लेकिन उससे मिलने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। उसने उसे चूज किया और अपनी डेस्टिनी का सामना करना सिखाया। उसे कहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। अब दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और हर तरफ सेलिब्रेशंस होती हैं। सालों बाद हम सारी और कॉप्स को देखते हैं जो अपने बेटे प्रिंस रिचर्ड के पीछे भाग रहे हैं। सारी और किंग का बेटा फ्रीली अपनी ह्यूमन और बीस्ट फॉर्म के बीच ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये देख के एमिट को बहुत अच्छा लगता है। जॉर्मन पॉइंट आउट करता है कि ये फ्रीडम किंग को नहीं मिल सकी थी। वो कहता है कि काश उनका अपना बच्चा इतना ही लाइवली हो। ये सुन के वो दोनों ब्लश करने लगते हैं। अब लैंटो रिचर्ड को अपने साथ ले जाता है ताकि उसे उसकी ट्रेनिंग दी जाए एनाबस के पास। रिचर्ड को ये सब अभी बोर लगता है। एनाबस कहता है कि उसे हिस्ट्री और कल्चर सीखना होगा ताकि वो दूसरों को गाइड कर सके, बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह। ये सुन के रिचर्ड क्यूरियस हो जाता है। वो एनाबस से कहता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स के बारे में बताओ, और इस तरह एनाबस रिचर्ड को उसके पेरेंट्स यानी किंग और सारी की कहानी सुनाना शुरू कर देता है। और इसके साथ ही ये मजे का एनिमे यहीं पे खत्म होता है।